सल्यूट फाइटर्स। फोर्थ टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन, जो हमारे लास्ट के 4 टॉपिक्स है, बेप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, एंड फोर्थ वन इज लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। बेसिकली देखो, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ना दो है यहाँ पे। एक है आपका पिलर 1, एक है पिलर 2। और ये दोनों ही डेवलपमेंट्स बताओ तो किधर से आए हैं? ये आए आपके बेप्स 2.0 से। कोई चीज़ का अगर 2.0 है तो उस चीज़ का 1.0 भी होगा। तो क्या हमने इसका 1.0 पढ़ा है क्या? बिल्कुल पढ़ा। इसका 1.0 ही है वो टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा है, फंडामेंटल्स ऑफ बेप्स। उस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? अगर एक बार क्विकली रिकैप करें तो बेप्स 1.0 जो हमने पढ़ा था वो था कि बेप्स ने 2015 में जो आपके 15 एक्शन प्लान्स दिए थे, जो कि हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था फंडामेंटल ऑफ बेप्स वाले टॉपिक में। ठीक है, अब ये 15 एक्शन प्लान्स जो थे ना, ये 15 एक्शन प्लान्स बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को टैकल करने के लिए आए थे, राइट? अब इन 15 एक्शन प्लान्स के अंदर ना कुछ कुछ कमी छूट गई थी। उन कमियों को पूरा करने के लिए अराउंड 2021 के अंदर, अक्टूबर ऑफ 2021 के अंदर ओईसीडी ने क्या बनाया? ओईसीडी ने एक नया ग्रुप बनाया। कौन सा? जिसे बोला गया ओईसीडी G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क। इस ग्रुप में पता है कितने मेंबर्स थे? आज के दिन तो 147 है, लेकिन उस समय जब ये अक्टूबर 2021 में बना था, अराउंड इसमें 134 कंट्रीज थे। लेकिन 134 बड़े बड़े कंट्रीज थे जिनमें वर्ल्ड का मोर देन 90% जो जीडीपी था ना, वो आ गए थे। यानी वो सारी कंट्रीज थे, जैसे देखो अक्रॉस द वर्ल्ड अराउंड 190 कंट्रीज है। तो आप बोलोगे कि यार इफेक्टिवली तो 2/3 ही है, लेकिन नहीं, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी बोलेंगे ना तो 90% से ज़्यादा जीडीपी कवर होने वाले कंट्रीज थे। मतलब ये जो बचे कुछ 40-50 कंट्रीज नहीं आए थे, ये सब छोटे छोटे कंट्रीज थे। मानो अफ्रीका के कुछ कंट्रीज हो गए, पाकिस्तान था अपना एक, ये जो पाकिस्तान जो कहीं पर भी कुछ भी कर नहीं पाता है, वो भी नहीं था। ठीक है, अभी सुनना, ये ओईसीडी G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ने बोला कि नहीं यार, अभी भी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग तो हो रही है, रियलिटी है। तो इन लोगों ने बोला नहीं, हम लोगों को कुछ और करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने बोला कि अब की बार ना टारगेटेड करेंगे। जैसे बेप्स एक्शन प्लान 15 जो थे, 1 से 15, जो 1.0 था, बोला उस समय हमने एक बार में ना बहुत सारी चीज़ों को टारगेट किया, तो सब चीज़ के अंदर ना कुछ लूप होल्स छूट गए। तो बोला अब की बार टारगेट करेंगे। बोला टारगेट के अंदर ना जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है आज के दिन में डिजिटल इकोनॉमी। क्या प्रॉब्लम है भाई? आज के दिन में डिजिटल इकोनॉमी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको पर्सपेक्टिव समझ में आएगा। ये बैकग्राउंड ना ज़रूरी है। मैं चाहूँ तो इस टॉपिक को 30 मिनट्स में करा के रख सकता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं कराना है वैसे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे बड़ी बात बताऊँ, ये जो है ना आपका पिलर 1, पिलर 2, ये सब यार, ये सब के ऊपर अगर आपको नॉलेज रहेगा ना, आप एक बहुत अच्छे इंटरनेशनल टैक्स प्रोफेशनल बन पाओगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है, उसको मैं आप लोगों के संग शेयर करूँ, बैकड्रॉप दूँ, तब आपको समझ में आएगा। डिजिटल इकोनॉमी के इम्प्लीकेशंस क्या है ना, वो समझने के लिए समझना। एक एग्जांपल देता हूँ। यूएस के अंदर ना एक टर्म यूज़ होता है, फैंग। फैंग वैसे तो एक स्लैंग है, लेकिन यहाँ पर ना इट्स एन एक्रोनिम। व्हाट इज एन एक्रोनिम? एक्रोनिम मीन्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर अ फुल फॉर्म। एफ स्टैंड्स फॉर फेसबुक, ए स्टैंड्स फॉर अल्फ़ाबेट। व्हाट इज अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट इज गूगल का पेरेंट। ए स्टैंड्स फॉर Amazon, एन स्टैंड्स फॉर नेटफ्लिक्स, एंड जी किसके लिए स्टैंड होता है? आई थिंक जी आपका स्टैंड होता है, गूगल के लिए स्टैंड होता है। तो फिर अल्फ़ाबेट क्यों आया? जो भी, वट मैं शायद कंफ्यूज कर रहा हूँ। एक और ए का फुल फॉर्म, कोई और भी ए नाम से है क्या? बड़ी सारी कंपनी यहाँ पे। ठीक, जो भी, बॉटम लाइन पता है क्या? ये सारी कौन सी कंपनीज है? ये वो कंपनीज है जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना पूरा का पूरा बिजनेस चलाते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मेटा। मेटा के दो चीज़ें, मेटा, ठीक है, अब तो फेसबुक का नाम बदल गया। मेटा के पास दो मेजर चीज़ें, एक फेसबुक, एक इंस्टाग्राम। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, इंडिया के अंदर इंस्टाग्राम के कितने यूज़र्स होंगे? एक गेस्टिमेट लेते हैं ना, एक गेस्टिमेट लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, उसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, ठीक है? एक अर्बन पॉपुलेशन और एक रूरल पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन कितनी होगी?
एक ले लेते हैं ना एस्टिमेट, अराउंड 20% होगी, रूरल पॉपुलेशन 80% होगी। जो सिटीज़ में रह रहे उसके अंदर तो यार बच्चे, जवान, बूढ़े, सबके पास इंस्टाग्राम है। ले लेते हैं कि रफली अबाउट 75% लोगों के पास स्मार्टफोन है, इंस्टाग्राम है। तो अगर इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है 150 करोड़, तो उसमें 20% कितने हो गए? 30 करोड़। 30 करोड़ के 75% मतलब लगभग लगभग 20 करोड़ तो आराम से पकड़ लेते हैं यहाँ पर। मैं एक रफ एस्टिमेट ले रहा हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल के ऊपर फोकस करना, नंबर्स के ऊपर मत जाना। अर्बन रूरल पॉपुलेशन कितनी होगी? रूरल पॉपुलेशन में मानते हैं 10% लोगों के पास ही होगा इंस्टाग्राम। 10% भी मैंने ज़्यादा ले लिया, बट चलो 10% होगा। तो 15 करोड़ का 80% यानी कि 120 करोड़, और 120 करोड़ का 10% मतलब 12 करोड़। मतलब रफली अगर मैं बोलूँ तो इंडिया में शायद 30 करोड़ इंस्टाग्राम के यूज़र्स हैं। मगर आप में से कोई भी बता सकता है इंस्टाग्राम की ऑफिस इंडिया में कहाँ है, या फेसबुक की ऑफिस या मेटा की ऑफिस इंडिया में कहाँ है? सर है ही नहीं, है ही नहीं। तो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज, चाइना ले लो या अफ्रीका ले लो, अफ्रीका के अंदर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन इंस्टाग्राम के अंदर तो यूज़र्स होंगे, लेकिन कोई इंस्टाग्राम की ऑफिस ही नहीं है। इंस्टाग्राम क्या इंडिया से पैसे नहीं कमाती है? आप बोलोगे नहीं, हमारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, अकाउंट खोलने का कोई पैसा नहीं लगा, जिसको जब जो रील शूट करके डालना है डालो, कोई पैसा नहीं लगता है। मैं बताता हूँ पैसा लगता है। इंस्टाग्राम में आपसे पैसा नहीं लिया जाता, पता है क्यों? बिकॉज यू आर द प्रोडक्ट। जी हाँ, आपको सुन करके आपको सुन करके अजीब लग रहा होगा, बट यू एंड मी, वी आर द प्रोडक्ट। अरे भाई इंस्टाग्राम तो हमें बेच रहा है, तो इंस्टाग्राम पैसे किससे ले रहा है? इंस्टाग्राम पैसे लेता है बड़े बड़े कॉरपोरेट्स से। मानो मानो मानो, मुकेश अंबानी जी ने अभी क्या किया था? एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी परचेस की थी। कौन सा ब्रांड परचेस किया था? कैंपा। अब कैंपा कोला कौन खरीदेगा यार? 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक है ये, सॉरी, 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक कौन खरीदेगा? मिडिल क्लास आदमी। मुकेश अंबानी जी के खुद के जो बच्चे हैं, क्या वो खरीदेंगे? ना 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 ना। वो लोग 20-20 रुपए का कोल्ड ड्रिंक थोड़ी पीते हैं। 20 रुपए का कोल्ड ड्रिंक तो मेरे और आपके जैसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग पीते हैं। तो अब इस टाइप की ऑडियंस को ये बताना कि भैया कोक और थम्सअप जैसा ही एक तीसरा प्लेयर आ गया, उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। आराम से यहाँ पे बताओ। इस चीज़ के लिए ये लोग क्या करते हैं? इंस्टाग्राम के अंदर एड्स रन कराते हैं, और इन एड्स के लिए इंस्टाग्राम जो है मैसिव मनी चार्ज करता है। एक एस्टिमेट है कि विराट कोहली के पास अराउंड 250 मिलियन फॉलोअर्स है, ठीक है? एंड बोलते हैं विराट कोहली अगर कोई भी ऐड डालता है इंस्टाग्राम में, तो आप सोचो ना, 250 मिलियन फॉलोअर्स है मतलब क्या? अराउंड 25 करोड़ लोग विराट कोहली को फॉलो करते हैं। तो यार 25 करोड़ लोगों तक एक बार में चला जाएगा, तो इसके लिए बोला जाता है कि विराट कोहली चार्जेस अबाउट 8 करोड़ रुपीस पर एडवर्टीजमेंट ऑन इंस्टाग्राम। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग। एक पोस्ट, एक वीडियो का 8 करोड़ रुपया चार्ज करता है विराट कोहली। तो आप सोचो ना यार, इंस्टाग्राम कितना कमा रहा है। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा है कि भैया इंडिया के संग आइदर यू कैन हैव बिजनेस विथ इंडिया और इन इंडिया। इफ यू आर डूइंग बिजनेस विथ इंडिया देन नो टैक्स। इफ यू आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया देन यू विल हैव टू पे टैक्स हियर। अब क्वेश्चन ये है कि जो इंस्टाग्राम कमा रही है, लेट्स से जो इंस्टाग्राम पे एड्स हो रहे हैं, और इंस्टाग्राम ऑब्वियसली इस 8 करोड़ में से एक सर्टेन चीज़ इंस्टाग्राम भी रखता होगा भर भर करके। तो वो जो इंस्टाग्राम कमा रहा है हजारों करोड़ों में, मानो इंस्टाग्राम इंडिया से कमाता है 1000 करोड़ सालाना। तो अब द क्वेश्चन इज कि इसको क्या माना जाएगा? इंस्टाग्राम इज डूइंग बिजनेस विथ इंडिया और इंस्टाग्राम इज डूइंग बिजनेस इन इंडिया। तो बोला गया यार बिजनेस तो इन इंडिया हो रहा है, भाई कंज्यूमर्स तो इंडिया में बैठे हैं, बकायदा इन इंडिया हो रहा है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या आ गई पता है? इन इंडिया करने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे लॉ तो बना हुआ है, कैसे बना हुआ है? मैंने आपको मॉडल टैक्स कन्वेंशन के अंदर बताया था कि बिजनेस इन इंडिया कब टैक्स होता है। बिजनेस इन इंडिया कब टैक्स होता है? बिजनेस इन इंडिया तब टैक्स होता है कि मानो आपका जो फॉरेन कंपनी है, कौन सी? जो फॉरेन कंपनी है वो जिस कंट्री से है, उस कंट्री के संग अगर इंडिया की ट्रीटी है या ट्रीटी नहीं है, यही दो सिचुएशन हो सकते हैं। बोला अगर ट्रीटी नहीं है तो बिजनेस इन इंडिया तभी टैक्स होगा जब बिजनेस
कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। और अगर ट्रीटी है तो बिजनेस इन इंडिया तभी टैक्स होगा जब वो बिजनेस एट्रीब्यूट होता है पीई को। आप बोलोगे सर तो क्या प्रॉब्लम है, बिजनेस कनेक्शन के डेफिनेशन में तो आपने हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का, जिसमें ये बोला गया था कि अगर कोई ऑनलाइन गुड्स ट्रांजैक्शन सर्विसेज देता है और एग्रीगेट पेमेंट 2 करोड़ से ज़्यादा है या फिर एटलीस्ट 3 लाख यूजर्स तक वो पहुंच जाता है, तो उसका जो है हम लोग इनकम इंडिया के अंदर जो एट्रीब्यूट होता है उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, ये बोल करके कि उसका बिजनेस कनेक्शन है, बिकॉज एसीपी इज अ टाइप ऑफ बिजनेस कनेक्शन। मैंने बोला वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, तुम लोगों को कॉन्सेप्ट याद है जो मैंने दिया था। लेकिन दोस्त तुम ये बात भूल गए कि भैया जहाँ ट्रीटी है वहाँ बिजनेस कनेक्शन नहीं अप्लाई होता है। अब सुनना, ये जो यूएस की फैंग कंपनीज है, एग्जाम्पल बस दे रहा हूँ, क्या इंडिया का यूएस के संग ट्रीटी है? एकदम है, एकदम है इंडिया का यूएस के संग। और जो बड़ी बड़ी आपकी टेक कंपनीज है वो या तो यूएस की है या यूरोप की है, ये मानते हो, या फिर चाइना की है। इन तीनों के संग ही इंडिया का डीटी डबल है। तो बेसिकली इवन दो हमारे पास सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का है, लेकिन ये एज गुड एज नेग्लिजिबल हो गया। क्या करें हम, जिस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर सकते हैं उस चीज़ का हम करें क्या। अब आ जाओ ट्रीटी में, तो हमने बोला चलो ट्रीटी के अंदर टैक्स करने की कोशिश करते हैं। तो पीई है, पीई बोलता है फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस हो इन इंडिया। भाई कहाँ है, इंस्टाग्राम की या कोई भी ऑफिस है इंडिया में? द आंसर इज नो। इंस्टाग्राम की नो ऑफिस इन इंडिया। तो क्या हम ये बोल दे कि इंस्टाग्राम जो इतना सारा कमा रहा है बिना इंडिया में टैक्स दिए चला जाएगा? आप बोलोगे नहीं सर, हम लोगों ने 194 ओ पढ़ा है। बिल्कुल 194 ओ पढ़ा है। क्या ही लेता है वो? 0.1% ऑफ द ग्रॉस प्रोसीड्स। पहले ईएल था, इक्वलाइजेशन लेवी, अब तो वो भी उठ गया, विड्रॉ हो गया फाइनेंस एक्ट 2025 से। तो बेसिकली इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स को पकड़ने वाला कोई है ही नहीं। और डेवलपिंग कंट्रीज में ही ये अपना मेजॉरिटी बिजनेस करते हैं, क्योंकि यूरोप वगैरह में तो पॉपुलेशन बहुत कम है ना यार। तो इनका असली मार्केट तो एशिया है, और एशिया पूरा का पूरा डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो प्रॉब्लम ये हो गया कि भाई लोगों ने बोला, डेवलपिंग कंट्रीज ने बोला कि यार ये तो भारी स्कैम है हम लोगों के संग। इतना भारी स्कैम है कि अब हम लोग करें तो करें क्या। पीई है नहीं इनका, पीई है नहीं तो इनकी बिजनेस प्रॉफिट्स टैक्स नहीं हो रही है, ये भर भर करके प्रॉफिट्स कमा रहे हैं और इनकी प्रॉफिट्स एंटायरली हम ही से। और उससे बड़ी बात मैं बताता हूँ। इंस्टाग्राम के अंदर क्या है ना, देखो इंस्टाग्राम के अंदर आज क्या है, 30 करोड़ यूजर्स हैं, हम लोगों ने निकाला कि अराउंड 30 करोड़ यूजर्स है इंस्टाग्राम में। ठीक है, अब ब्यूटी सुनो, इंस्टाग्राम के अंदर ये 30 करोड़ जो यूजर्स है, अब एडवर्टीजमेंट इंस्टाग्राम के अंदर मानो 5 करोड़ लोग कराए कि 15 करोड़ लोग कराए, इंस्टाग्राम का कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ तो सर्वर पे ना, और उनके सर्वर बहुत रोबस्ट और स्ट्रांग है। तो यहां पर क्या है, यहां पे स्केलिंग अप इज सुपर प्रॉफिटेबल। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, मानो मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है, आज मेरे रेस्टोरेंट के अंदर कैपेसिटी है 100 जन को बिठाने की। अब अगर मैं सोचता हूँ कि नहीं मेरे को 100 नहीं बिठाने, मेरे को अपनी रेस्टोरेंट को एक्सपैंड करना है, 200 करने हैं, यानी कि मेरे को अपने रेस्टोरेंट के अंदर 100 से 200 लेके जानी है कैपेसिटी, तो मेरे को वेटर्स इंटू 2 करने पड़ेंगे, मेरे को जितने शेफ्स हैं इंटू 2 करने पड़ेंगे, मेरे को जो एरिया है वो इंटू 2 करना पड़ेगा, थोड़ी ना लोगों को चपा चपा के बिठाऊंगा। मतलब प्रैक्टिकली सारे कॉस्ट डबल हो जाएंगे। यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स इनकर अ हैवी कॉस्ट एज यू स्केल अप। आई मीन नॉट प्रोपोर्शनेटली बट स्टिल कॉस्ट तो बढ़ता रहता है ना। इट्स लाइक ऐसा, जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ेगा आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो वो ग्राफ ऐसा है। लेकिन डिजिटल बिजनेस मॉडल्स के अंदर यूनिकनेस है, यू कैन इजीली स्केल अप विथ नॉमिनल इंक्रीजेस इन योर कॉस्ट। तो इन लोगों ने बोला कि यार इंडिया के अंदर तो अब इंटरनेट पेनिट्रेशन, वर्ल्ड वाइड इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ेगा, तो ये जो आज 30 करोड़ यूजर्स है, इसको 50 करोड़ बनने में सिर्फ 5 साल लगेंगे, और ये स्केल अप भी होगा, तो इंस्टाग्राम की कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा स्केल अप नहीं करने वाली है। तो बोला गया बॉस वी नीड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, और इसी के लिए बनाया गया बेप्स 2.0। इनफैक्ट बेप्स 2.0 का अगर आप फुल नेम पढ़ोगे ना तो वो पता है क्या है, टैक्स challenges arising from
डिजिटल इकोनॉमी। बोला कि डिजिटल इकोनॉमी के कारण जो हमारे ट्रेडिशनल टैक्स के चार्जिंग मैकेनिज्म्स थे ना, वो फेल कर रहे हैं, उनका कोई इम्पैक्ट ही नहीं रह रहा है। तो हम लोगों को इन चैलेंजेस को अराइज करने के लिए, मीट करने के लिए बेप्स 2.0 बनाना पड़ेगा। बेप्स 2.0 में बोला गया दो चीज़ें हम लोग करेंगे, पहला और दूसरा, पिलर 1 एंड दूसरा है आपका पिलर 2। एक बात हमेशा याद रखना, पिलर 1 को कभी भी P1 या पिलर 1 नहीं लिखा जाता है। ये लोग बस लिख देते हैं, मगर टेक्निकल तरीका ये गलत है, ठीक है। आप भी एग्जाम में पूरा लिखना, पिलर 1 अगर आता है तो, पिलर 2 अगर आता है तो पूरा लिखना। बोला गया पिलर 1 के भी दो पार्ट है, क्या, अमाउंट ए और अमाउंट बी, और पिलर 2 के भी दो पार्ट है। बोला गया क्या, एक सब्जेक्ट टू टैक्स रूल और दूसरा ग्लोब रूल्स। आप बोलोगे सर ये क्या तरीके से आपने ग्लोब लिखा, 3 लेटर कैपिटल में और 2 लेटर स्मॉल में, इतनी हड़बड़ी में मत पढ़ाओ सर, टाइम लेके पढ़ाओ। दोस्त हड़बड़ी में पढ़ा भी नहीं रहो, यही ग्लोब लिखने का तरीका है। इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल, ये GLO है ग्लोबल के लिए। फिर एक वर्ड है एंटी, जो कि ब्रैकेट में है, क्यों, क्योंकि ए नहीं है। फिर है कैपिटल के अंदर बेस, और फिर है इरोजन। तो ग्लो से ग्लोबल से ग्लो, बी और ई, इसलिए एल और ओ स्मॉल है, बी ई और जी कैपिटल है, ठीक है। तो सुनना, ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल्स सब्जेक्ट टू टैक्स रूल्स, सब्जेक्ट टू टैक्स रूल्स, STTR, अमाउंट बी अमाउंट ए। ये चार चीजें हम लोगों को आज के टॉपिक में पढ़नी है। हर चीज के पीछे लॉजिक है, हर चीज के पीछे इंपॉर्टेंस है, ऑल्दो इस चैप्टर का आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसीलिए एक बार में जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ना आपको, इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप उसको एक ही बार में ग्रास्प कर लो, क्योंकि अदरवाइज क्या है, स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है ये चार चैप्टर आते आते ना वो पूरे थक जाते हैं। एक तो ऐसे DT का अपना इतना वास्ट सिलेबस है, PGBP के हमने 8 लेक्चर किए, कैपिटल गेन्स के हमने 8 लेक्चर किए, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन के हमने 6 लेक्चर किए, ट्रांसफर प्राइसिंग के 5 लेक्चर किए, चैरिटेबल ट्रस्ट के 5 लेक्चर किए। ये तो मैंने खाली 5 चैप्टर के अंदर आपको 25-30 लेक्चर गिना दिए, और ये अभी हम लोगों का कौन सा है, 60-65 क्लासेस पार हो चुके। तो अब सुनना, आदमी यहाँ तक आते आते थक जाता है, लेकिन यहाँ से अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो मलाल रह जाएगा कि यार काश सुन लिया होता तो 4 मार्क्स आ जाते। तो सुन लो यार प्लीज, मैं जानता हूँ टफ है, हैवी है, लेकिन प्लीज सुन लो, मजा आएगा। अब एक एक जो पिलर आपका आया ना, वो किस बात को एड्रेस कर रहा है उसको आप समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं पहले बैकग्राउंड दूंगा और फिर हम लोग नोट्स में चलेंगे। नोट्स ज़्यादा लंबा नहीं है तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। ज़्यादा बर्डन नहीं दूंगा तुम लोगों के ऊपर। 4 पेज के अंदर मैंने इस टॉपिक को पूरा का पूरा खत्म किया, 4 पेज पढ़ लेना यार। 4 मार्क्स के लिए 4 पेज ठीक है, अगर आया 4 मार्क्स तो, वरना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देख पिलर 1 क्या बोलता है, पिलर 1 बोलता है कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इनके अंदर ना एक खूबी है। आप जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज को उठा के देख लो, उनमें ना एक कॉमन फैक्टर मिलेगा। बोलो तो क्या, मत बोलना वो गरीब है, नहीं, गरीब जो है वो तो आप छोड़ दो, हटा दो, लेकिन एक कॉमन फैक्टर पता है क्या, हाई पॉपुलेशन, राइट, यू विल अग्री विथ मी। भाई यूरोप के अंदर जो पर स्क्वायर किलोमीटर आबादी रहती है वर्सेस लेट्स से पाकिस्तान में जो पर स्क्वायर किलोमीटर आबादी रहती है, क्या ये दोनों कंपेरेबल है? सर दूर दूर तक भी कंपेरेबल नहीं है, दूर दूर तक भी कंपेरेबल नहीं है। तो बोला कि हाई पॉपुलेशन के कारण चैलेंजेस तो बहुत होती है, लेकिन एक एडवांटेज होता है, क्या, ये जो है मार्केट्स अच्छे होते हैं। मार्केट्स मतलब इतने सारे लोग एक जगह मिल जाते हैं कि कोई भी मल्टीनेशनल अगर सिर्फ एक एक एशियन कंट्री का भी मार्केट को कैप्चर कर लेना, तो वो इतने लोगों तक पहुंच जाता है जितना वो मानो पूरे यूरोप को कैप्चर करने के बाद भी ना पहुंचे। कंज्यूमर्स की मैं बात कर रहा हूँ। प्लस यूरोप के अंदर जो कंज्यूमर्स है ना, उनकी इनकम लेवल्स हाई है, तो उनको ना आप चीप प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर सकते हो। आप देखोगे इंडिया के अंदर कितने सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूरोप के अंदर तो बैंड है, बोलते ये इंग्रेडिएंट्स अगर आपने यूज किया है तो आप भूल जाओ। इंडिया के अंदर हम लोग पाम ऑयल के कितने सारे बने हुए चीज़ों को, चिप्स वगैरह को सेल कर देते हैं, यूरोप एंड ऑल के अंदर तो पाम ऑयल की चीज़ें ही बैंड है। तो अब क्या, मल्टीनेशनल्स के लिए इस टाइप के मार्केट्स बहुत सही होते हैं। पॉपुलेशन की पॉपुलेशन मिल जाती है, चीप प्रोडक्ट्स भी इजीली बेच दो, और चीप प्रोडक्ट्स के अंदर प्रॉफिट मार्जिन हाई रख के बेच दो, तो मतलब पैसा ही पैसा है। डेवलपिंग कंट्रीज ने बोला कि बॉस इसी मुद्दे के ऊपर हम लोगों को बात करनी है।
कि जब आपका मार्केट सबसे बड़ा हम है तो प्रॉफिट्स हमारे पास क्यों नहीं है, प्रॉफिट्स क्यों बाहर निकाल के लेके जा रहे हो। तो इन मल्टीनेशनल्स ने बोला, अरे तो भाई आपने ला दिया था ना बेप्स 1.0, आपने ट्रांसफर प्राइसिंग ले आया, आपने ये इक्वलाइजेशन लेवी टीडीएस वगैरह सब कुछ तो ले आया, अब हम लोगों को क्यों परेशान करते हो। बोला कि हमें ना बेवकूफ़ मत समझिए, कंट्रीज ने बोला, बोला हमें सब पता है, इन सब के बावजूद भी आप लोगों ने सब चीज़ों के लूप होल्स निकाल लिए। ट्रांसफर प्राइसिंग में आप क्या करते हो, ट्रांसफर प्राइसिंग में आप सिंपली ये करते हो कि भाई कोई ना कोई एक सीए को पकड़ लेते हो और वो आपका आर्म्स लेंथ का सर्टिफाई कर देता है, हर चीज़ों को मोल्ड किया जा सकता है। बोला गया अब हम लोग सीधा डायरेक्टली जो प्रॉब्लम है उसी के ऊपर अटैक करेंगे। तो बोला गया कैसे करोगे, बोला गया सुनना, हमारे पास वो है जो आप लोगों को चाहिए, पॉपुलेशन। तो बोला सीधा जितना परसेंट आपके रेवेन्यू का हमारे कंट्री में है उतना परसेंट टैक्स दो। मल्टीनेशनल्स ने बोला भाई साहब मजाक कर रहे हो क्या। जैसे मानो इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का अगर ग्लोबल यूजर बेस मैं पकड़ूं, एक रफ एस्टिमेट ले रहा हूँ कि अगर इंडिया में 30 करोड़ लोग हैं तो अराउंड समझ लो चाइना में भी 30 करोड़ होंगे, पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है। रेस्ट ऑफ एशिया में भी मान लो इतने इतने पॉपुलेशन वाले कंट्रीज और 30 करोड़ होंगे। यूरोप के अंदर मान लो 5-10 करोड़ होंगे। अमेरिका के अंदर मान लो 10-15 करोड़ होंगे। तो 10-10 और 90 मतलब समझ लो मोटा मोटी 150 करोड़, एक बॉल पार्क फिगर ले लेते हैं कि इधर आपका साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब कुछ लेकर के लेट्स से इंस्टाग्राम का यूजर बेस वर्ल्ड वाइड है 150 करोड़, ठीक है, मैं जस्ट एक रफ एस्टिमेट ले रहा हूँ। तो अब अगर इंडिया आके बोल दे कि बॉस 150 में से 30 तो तेरे इंडिया से है, तो यानी कि आपका 20% मार्केट इंडिया है, तो आप सीधा सीधी क्या करो, जो आपकी ग्लोबल प्रॉफिट है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के अंदर, उसका 20% जो है आप इंडिया को ऑफर करो, खत्म, इंडिया में एज ऑफर टू टैक्स करो। तो मल्टीनेशनल्स ने बोला यार अब इससे कैसे बचेंगे, कैसे बच पाएंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग में तो हम बच जा रहे थे ना, सीएवीए को क्या है पैसा वैसा दे दिया, ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट्स फेक बनवा लिए है ना तेना। अब इससे कैसे बचे, इन्होंने तो सीधा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सिंपल रख दिया। अब भैया ये जो यूजर्स है इंडिया वाले, ये तो इंडिया छोड़ के हटेंगे नहीं कि हम इनको बोल देंगे प्लीज़ आप इस कंट्री में शिफ्ट हो जाओ ना जो टैक्स हेवन है, तो हम लोग का क्या है, आप में एलोकेट कर देंगे टैक्स हेवन के अंदर 0% नहीं जाएंगे, ये जाएंगे नहीं। और ये वाला डेटा जो है ये इनको कैसे मिलेगा, तो बोला गया कि यार ये सब डेटा तो ऐसे भी ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, हम लोग इंडिया को बताए नहीं बताए, जिस कंट्री में हम है, मानो हम यूएस में, तो यूएस इंडिया का DTAA ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन में तो निकल जाएगा, रोक नहीं सकते हैं ना। हम लोगों ने पढ़ा था ना मॉडल टैक्स कन्वेंशन में आर्टिकल 26 एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। कैसे बचोगे, नहीं बच सकते हो, छुपा ही नहीं सकते हो। और नहीं भी होगा तो इंडिया खुद ही मुंह से मांग लेगी डेटा, आप फोर्ज करके दोगे तो आपके परजुरी के केसेस लग जाएंगे, झूठ बोलने के, और पेनल्टी ठुक जाएगी। तो बोला गया यार लोगों को हटा नहीं सकते हैं, इस डेटा को नहीं चेंज कर सकते हैं, तो भारी फंस जाएंगे। तो पिलर 1 का जो अमाउंट ए है ना, वो ब्रॉडली इसी थियोरी की बात करता है, यानी कि इन लोगों ने इसी की बात की। डिटेल में हम लोग जाएंगे, एग्जैक्टली ये नहीं है, थोड़े से मॉडिफिकेशंस है, लेकिन 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 जो मैसिव रिटेलिएशन आ रहा है, और ये मल्टीनेशनल्स इजी थोड़ी होते हैं, इनकी सब गवर्नमेंट्स वगैरह के अंदर लॉबिंग होती है ना तेना। तो आज के दिन अभी तक जो है पिलर 1 का जो अमाउंट ए है ये इन इफेक्ट नहीं आया, अभी तक ये इफेक्टिव नहीं हुआ है, यानी कि अभी बस ये डिस्कशन में, इसके रूल्स वगैरह निकल चुके हैं, लेकिन होता क्या है हर कंट्री को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे हमने पढ़ा था ना एमएलआई में, मैंने आपको बताया था फाइनेंस मिनिस्टर जाकर के साइन करके आता है एमएलआई में, जो 15 एक्शन प्लान्स थे, एक्शन प्लान 15 स्पेसिफिकली। तो यार वैसे ही ना इसको हर कंट्री को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो अभी तक ये हुआ नहीं है, लेकिन ओईसीडी ने अपने मॉडल रूल्स दे दिए, उन मॉडल रूल्स में क्या वो हम लोग पढ़ेंगे। और एग्जैक्टली कैसे क्या इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, ये तो मैंने एक बहुत आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पर समझाने के लिए इतना सिंपल किया, लेकिन एक्चुअली में इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, ठीक है। कितना सिंपल है क्या है वो सब सब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर फैसेट्स है, एस्पेक्ट्स है, सब चीज़ डिस्कस करेंगे। बट अमाउंट ए ये बोलता है, अमाउंट बी क्या वो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा अभी तभी करा दूंगा, उसका मैं ओवरव्यू नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसमें ओवरव्यू देने जैसा कुछ नहीं, वो पढ़ाते समय ही 5 मिनट में मैं उसका कॉन्सेप्ट दे दूंगा। अब आइए पिलर 2 पे, पिलर 2 पे, क्योंकि आप समझो पिलर 1 ने तो उस टाइप की कंपनीज को किया जो क्या करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके मस्ती कर रहे हैं,
यानी कि फिजिकल प्रेजेंस नहीं है लेकिन मार्केट बहुत बड़ा है। सुनना, पिलर 1 का अमाउंट ए के अंदर सबसे बड़ा जो कीवर्ड है वो क्या है कि इंस्टाग्राम का इन कंट्रीज में फिजिकल प्रेजेंस नो, मगर बहुत बड़ा मार्केट है। यही हुआ ना लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तो अमाउंट ए ने इस चीज के ऊपर हमला किया, बोला अच्छा जी आप लोग फिजिकल प्रेजेंस नहीं रखते हो, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पीई के चक्कर में नहीं आना है, लेकिन आपका मार्केट बहुत बड़ा है, हम ये चीज सहन नहीं करेंगे, अब हम सीधा सीधी आपको मार्केट के प्रोपोर्शन में टैक्स कर देंगे। लेकिन फिर आता है आपका पिलर 2। पिलर 2 फिर किन की बात करता है? तो पिलर 2 के अंदर एसटीटीआर भी क्या, पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन जो आपके ग्लोब रूल्स है, ये ग्लोब रूल्स पता है क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जैसे हमने कंपनीज के लिए पढ़ा था ना एक मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, और फर्म एलएलपी इन सब के लिए पढ़ा था ना ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये ग्लोब रूल्स आ गए एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स के साथ। यानी कि इन्होंने पता है क्या बोला? इन्होंने बोला कि बाकी जो इन जनरल मल्टीनेशनल्स है ना, जो मानो पिलर 1 के अमाउंट ए में नहीं फंसेंगे, बोला हर मल्टीनेशनल के लिए हम लोग ग्लोबल मिनिमम टैक्स तो ले ही आएंगे, कि आप ग्लोबली एक सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ टैक्स तो दो। जैसे कंपनीज का क्या है डोमेस्टिक लॉ के अंदर, आपके नॉर्मल प्रोविजन से अगर टैक्स कम आ रहे तो 115 जेबी के अंदर आप क्या करो, मैट के हिसाब से टैक्स कंप्यूटेशन करो, और अगर मैट की बुक प्रॉफिट्स आपकी हायर आ गई तो उसके ऊपर 15% करके टैक्स भरो। तो यहाँ पर भी बोला गया कि हम लोग क्या, जैसे मैट के अंदर आप बुक प्रॉफिट्स निकालते हो ना, यहाँ पर बोला गया हम लोग आपसे एक ग्लोब इनकम कंप्यूट करवाएंगे जो कि अलग होगा आपके टैक्सेबल प्रॉफिट से। और अगर आपकी ग्लोब इनकम के ऊपर 15%, यहाँ पर भी 15% का ही रेट है, 15% लगाएंगे, और अगर ये टैक्स हायर आया कंपेयर टू व्हाट योर नॉर्मल इनकम टैक्स इज, तो जो डिफरेंशियल है वो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। यानी कि दिस विल इंश्योर दैट यू हैव मिनिमम ऑफ 15%। लेकिन ये बहुत हाई लेवल है, इसके अंदर हम लोगों को निटी ग्रिटीज डिटेल्स के अंदर उतरना पड़ेगा कि ये 15% क्या है, ओवरऑल है कि जुरिस्डिक्शन वाइज है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट आई बिलीव मैंने आपको पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा दिया कि क्यों ज़रूरत पड़ी बेसिकली ये पिलर 1 पिलर 2 को लाने की। ये रहा अपना कि भाई बेप्स 1.0 के अंदर क्या कमी थी, क्या प्रॉब्लम है, कैसे डिजिटल इकोनॉमी का मिसयूज़ हो रहा था। फिर हम लोगों ने बात की कि भैया पिलर 1 पिलर 2 एग्जैक्टली होता क्या है, बिजनेस इन इंडिया विद इंडिया के अंदर भी क्यों फंस नहीं रहे थे ट्रीटी नो ट्रीटी के अंदर। एंड देन पिलर 1 के अंदर अमाउंट ए का हाई लेवल कॉन्सेप्ट क्या है, अमाउंट पिलर 2 के अंदर ग्लोब रूल्स का हाई लेवल कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब टाइम आता है कि हम लोग एक एक के अंदर डिटेल में घुसे। अब डायरेक्टली अमाउंट ए पे चलते। देखो, ये जो भी बैकग्राउंड है ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो ये सब आप आराम से पढ़ लेना। G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क, OECD इंक्लूसिव फ्रेमवर्क, 90% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, दो टाइप के इन्होंने सजेशंस दिए, पिलर 1 पिलर 2। पिलर 1 के अंदर क्या, अमाउंट ए एंड अमाउंट बी, पिलर 2 के अंदर ग्लोब रूल्स एंड एसटीटीआर। अब देखो अमाउंट ए क्या बोलता है। अमाउंट ए हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, अमाउंट ए है उस टाइप के कंपनीज के लिए, उस टाइप के मल्टीनेशनल ग्रुप्स के लिए जो कि बड़े बड़े जुरिस्डिक्शंस के अंदर उनकी बड़ी बड़ी मार्केट है, यानी कि वहाँ के कंज्यूमर से वो अच्छा खासा रेवेन्यू चार्ज करते हैं लेकिन वहाँ उनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। तो बोला गया कि यार इतना आर्बिट्ररी रूल अगर आप ले आओगे कि स्ट्रेट अवे आपके रेवेन्यू का शेयर जितना परसेंट मेरी कंट्री से आता है उतना परसेंट आपका प्रॉफिट मेरे को देना पड़ेगा, तो बोला गया यार वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ना बहुत ज्यादा केओस मच जाएगा। तो इसलिए बोला गया यार एक बार के लिए पहले अमाउंट ए को हम लोग स्टार्ट करेंगे सिर्फ एकदम जो टॉप लेवल नोटोरियस ग्रुप्स है उनसे। यानी कि बोला गया जो एकदम बड़ी है, जिनका 20 बिलियन यूरो से ऊपर का टर्नओवर है। अगर इस नंबर को मैं आईएनआर में कन्वर्ट करूँ ना तो सुनना, 1 बिलियन आपका होता है 100 करोड़, तो 20 बिलियन कितना हो गया, 20 बिलियन हो गया आपका 2000 करोड़। और ये 20 बिलियन यूरो है दोस्त, यानी कि यूरो से अगर आईएनआर में आना है तो लगभग लगभग आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि जिसका ग्लोबल टर्नओवर 2 लाख करोड़ से ज्यादा है उसके लिए है ये, हर किसी के लिए नहीं है। यानी कि अगर आपका ग्लोबल टर्नओवर 1,80,000 करोड़, 1,90,000 करोड़, 2 लाख करोड़ ऐसा है, आपको पता है ऐसी कितनी एमएनईज होंगी,
जस्ट मेक अ गेस, मैं आपको बताता हूँ, ऐसी टोटल वर्ल्ड के अंदर एज ऑफ टुडे सिर्फ 100 ग्रुप्स है, जिसमें से आपको पता है 45 ग्रुप्स तो सिर्फ और सिर्फ अलोन यूएस के अंदर है, और कुछ 30 एक अराउंड ग्रुप्स यूरोप में। आप पूछोगे इंडिया में ऐसी कोई कंपनी है क्या, ऐसी कोई ग्रुप है क्या? हाँ, इस 100 में से 5 ग्रुप्स इंडिया की है। बताओ कौन सी? एक है आपका लार्सन एंड टुब्रो, एक है आपका HDFC बैंक, और मैं आपको बताता हूँ रिलायंस है, और आपका कौन सा है, रिलायंस है, ऐसे करके मैंने एक बार लिस्ट देखा था ये वाला। तो ये 5 अराउंड इंडिया की है, ग्लोबली 100 है। अब सुनना, सिर्फ ग्लोबल टर्नओवर मोर देन 20 बिलियन यूरो होगा तो आपके ऊपर अमाउंट ए अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। बोला गया एक एंड कंडीशन भी है, यानी कि दोनों फुलफिल होंगी तो ही होगा। दूसरा क्या है, योर प्रॉफिटेबिलिटी शुड बी मोर देन 10%, यानी कि आप तगड़ा प्रॉफिट भी कमा रहे हो, क्योंकि हम तभी तो आपसे, हमको मतलब है ना, मानो आप लॉस कमा रहे हो तो हम क्या लॉस अपने जुरिस्डिक्शन में एलोकेट करके आपको एक टैक्स लॉस दे देंगे? नहीं। बोला गया आप एक तो बहुत बड़े साइज के हो और आप तगड़ा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो बोला तगड़ा प्रॉफिट मतलब क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू मोर देन 10% है। तो बोला कि आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो। इसमें से ना 2 इंडस्ट्रीज को एक्सक्लूड किया गया, एक एक्सट्रैक्टिव्स इंडस्ट्री और एक रेगुलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज। क्यों, बताता हूँ। देखो, एक्सट्रैक्टिव्स का जो इंडस्ट्री होता है ना, ये बहुत अलग तरीके से वर्क करता है, ठीक है। ये बैकग्राउंड भी आपको मैं दे देता हूँ, ऑल्दो इसका कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं है, लेकिन ये जस्ट जान के रखना एक्सट्रैक्टिव्स इंडस्ट्री कौन सी होती है। देखो, एक्सट्रैक्टिव्स इंडस्ट्री होती है ना, वो जैसे माइनिंग वगैरह, ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल एक्सट्रैक्शन, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन, माइनिंग, ये सब होती है एक्सट्रैक्टिव्स इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव्स इंडस्ट्री में क्या होता है ना, टैक्सेशन अलग तरीके से वर्क करता है। देखो, एक्सट्रैक्टिव्स के बिजनेस में ना मैं और आप आसानी से नहीं घुस पाएंगे। जैसे मैं हूँ, मैं आज अगर सोचूं कि नहीं यार, मेरे को भी मुकेश अंबानी जी के जैसे ऑयल एक्सट्रैक्ट करके बेचना है, तेल में बहुत पैसा होता है, क्या मैं कर सकता हूँ? दोस्त, कैपिटल लगता है, मैसिव कैपिटल लगता है, करोड़ों भी वहां पे छोटी मोटी बात होती है, 200-300 करोड़ लग जाएंगे, कहाँ से आएंगे उतने पैसे? बोला आसान बात नहीं है। अब सुनना, कैपिटल इंटेंसिव और प्लस एक्सट्रैक्टिव्स के अंदर क्या होता है, मैं कहीं पर भी खुदाई स्टार्ट कर दूं, तेल निकल जाएगा, गैस निकल जाएगा? नहीं। बोला पहले एक्सप्लोरेशन करना पड़ता है, कि भाई एडवांस्ड मशीनरी लगती है जिनके अंदर एडवांस्ड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी होते हैं, जो बताते हैं कि हाँ यहाँ पर एक्सप्लोर किया जा सकता है, यहाँ पे तेल निकलने के चांसेस है, और फिर एक्सट्रैक्शन होता है। अब सुनना, जो एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन हो रहा है, बोल रहा है एक्सप्लोरेशन के लिए भी बहुत हाई कॉस्ट लगती है, और एक्सट्रैक्शन की तो बात ही छोड़ दो। तो ऐसे में कोई भी प्राइवेट प्लेयर क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि अल्टीमेटली इतना सब कुछ करेंगे, क्या पता हमने 10 जगह को एक्सप्लोर किया होगा, उस 10 जगह में से कोई एक जगह में फाइनली एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, और उसमें भी जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सरकार क्या है, टैक्स ले लेगी। फॉरेन कंपनी को अगर इंडिया में लेके आएंगे तो वो बोलेगी यार मैं इतना मेहनत करूं और बदले में 35% और प्लस सरचार्ज तुम्हारी भारत सरकार ले ले, तो मैं क्यों ही करूंगा? तो पता है एक्सट्रैक्टिव्स के लिए ग्लोबली एक अलग तरीके का टैक्सेशन होता है। पता है क्या टैक्सेशन होता है? एक्सट्रैक्टिव्स के लिए बोला जाता है कि आप ना इनकम टैक्स से तो बाहर हो जाओ, आप छोड़ो हटाओ। आप क्या करो, आपका जो भी एक्सट्रैक्ट होगा ना, उसका एक परसेंटेज अग्री हो जाएगा। मानो पता है क्या परसेंटेज अग्री हुआ? मानो अग्री हुआ आपका परसेंटेज 10%, कि लेट से मैं हूँ कोल एक्सट्रैक्शन के अंदर, ठीक है, कोल एक्सट्रैक्शन करता हूँ मैं, ठीक है। तो अग्री हुआ कि भाई जो भी मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, लेट से मैं एक साल में 1000 टन कोल एक क्वेरी से एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एक माइन से एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो बोला गया इस 1000 टन को, लेट से मेरे कोल का कहाँ पर है, मानो ऑस्ट्रेलिया में मेरा कोल का माइन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का कोल बहुत फेमस होता है, तो मानो मेरा जो माइन है वो ऑस्ट्रेलिया में, और मेरा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के संग, मैं कौन हूँ, मैं एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल ग्रुप हूँ, तो मेरा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के संग बात हो गया कि देखो भाई, जो भी मैं कोल एक्सट्रैक्ट करूंगा 10% मैं सीधा आपको दे दूंगा गवर्नमेंट को, खत्म। अब जो रिमेनिंग 90% है, यू विल पुट योर नोज आउट ऑफ दिस 90%, आई विल डिसाइड वट एवर प्राइस आई वॉन्ट टू सेल दिस, वट एवर प्रॉफिट्स आई वॉन्ट टू अर्न फ्रॉम दिस। तो मानो 1000 टन, ये तो बहुत छोटा नंबर बता रहा हूँ, इससे बहुत ज्यादा, बट जस्ट आपको पर्सपेक्टिव में देने के लिए, तो 100 टन मैंने दे दिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को। अब ऑन द फेस ऑफ इट क्या हुआ, ऑन द फेस ऑफ इट तो यही लग रहा है ना कि भाई 10% का टैक्स हो गया एक्सट्रैक्टिव्स में, बट ऐसा नहीं है, समझना।
मानो मैं इस 1000 टन को, ये अरेंजमेंट नहीं होता एक बार के लिए, मानो एक सेपरेट अरेंजमेंट होता। मानो इस 1000 टन को मैं कितने में बेचता, लेट से मैं बेचता 1 लाख रुपए पर टन। मानो 1000 टन को मैं बेचता 1 लाख रुपए पर टन, तो मैं कितना कमाता। मानो 1 लाख रुपए पर टन मेरे को प्रॉफिट हो रहा है एक बार के लिए, सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाता भाई, 100 मिलियन का मेरा प्रॉफिट हो जाता। अब 100 मिलियन का जब मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, तो 100 मिलियन के प्रॉफिट के ऊपर लेट से मेरे को 25% टैक्स, मानो 10% ही होता, मानो 10% ही टैक्स होता है एक बार के लिए, ठीक है। तो कितना हो जाता है, 10 मिलियन का मेरे को टैक्स देना पड़ता। लेकिन अब देखो इस अरेंजमेंट में क्या होगा, मैंने 10% सीधा जो भी कोल निकाला गवर्नमेंट को पकड़ा दिया। अब रिमेनिंग 90% को पता है सप्लाई तो मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं सप्लाई के संग खेलूंगा, मैं अच्छे बायर्स ढूंढूंगा। अब इस 90% को पता है मैं कितने में बेचूंगा। मानो एक एक टन के ऊपर अब मैं 1.5 लाख का प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो जब मैं 1.5 लाख का प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो 900 के ऊपर 1.5 लाख का आप प्रॉफिट निकालो, और इसके ऊपर मेरे को 0% टैक्स देना है। तो यहाँ पे मेरी सेविंग्स कितनी बच रही थी, 90 मिलियन, और यहाँ पे मेरी सेविंग्स कितनी बचेगी, 900 इंटू 1,50,000, यानी कि 135 मिलियन, इतनी मेरी सेविंग्स बचेगी। तो अब क्या हुआ, अब आएगा ना मज़ा एक्सट्रैक्टिव्स इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि अब मैं 45 मिलियन एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ। आपको ये नंबर समझ में आए। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में ये बोल रहा हूँ कि एक्सट्रैक्टिव्स इंडस्ट्री जो है ना, ये बहुत अलग काम करती है। तो ओईसीडी ने बोला यार इनको हम पोक नहीं करेंगे, इनकी बहुत ज़रूरत है और डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा ज़रूरत है। तो बोला गया इनको पोक मत करो भाई, इनको बाहर कर दो अमाउंट ए से, इनकी ज़रूरत है। और प्लस इन लोगों ने दे दिया यार अपना जो देना था। जिस कंट्री से एक्सट्रैक्ट करते हैं उस कंट्री की गवर्नमेंट को 10%, 15%, 20% जो भी अग्री हो जाता है कि इतना हम जो भी एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, आप ले लेना, बदले में बाकी 90% के अंदर हम लोगों को अपनी मर्जी से बेचने देना, उसके अंदर टैक्स 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 हाई टैक्स मत करना, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिव्स को तो हमने बाहर कर दिया अमाउंट ए से। अलॉन्ग विद द लॉजिक मैंने बताया क्यों एक्सट्रैक्टिव्स को बाहर किया गया। रेगुलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज को पता है बाहर करने का रीज़न क्या था, कि देखो पहला बात तो ना ये गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है, रेगुलेटेड है ना। और दूसरा बात पता है क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती है ना, ये इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी बैंकिंग, बैंक्स जो तो मन के हिसाब से नहीं कर सकती है, आरबीआई बहुत ज़्यादा इनको रेगुलेट करती है। तो बोला गया ऐसे में एक और तीसरा लॉ डाल देना विल नॉट बी जस्टिफाइबल, तो इनको भी हटाया गया। तो अमाउंट ए के अंदर ना एक्सट्रैक्टिव्स इंडस्ट्री नहीं जाएगा, रेगुलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं जाएगा। और बोला गया प्रॉफिट कितना एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पर सुनना गौर से मेरी बात, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि भाई कॉन्सेप्ट ये था कि टोटल प्रॉफिट का जितना भी परसेंट आपका उस कंट्री से आया, उतना परसेंट हम लोग दे देते। मगर ऐसा नहीं है यार, ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाएगी बेचारों के संग, बेचारों के संग बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। गवर्नमेंट्स ने बोला कि हम टोटल प्रॉफिट का आपका एलोकेशन नहीं करेंगे। बोला गया कि देखो आपकी जो एक्सेस प्रॉफिट्स है उसको एलोकेट करेंगे। एक्सेस प्रॉफिट्स मतलब कितना, देखो अमाउंट ए किनके ऊपर अप्लाई करता है, अमाउंट ए उनके ऊपर अप्लाई करता है जिनका पीबीटी अपॉन रेवेन्यू मोर देन 10% है। तो बोला गया जो भी एक्सेस है अबव 10%, मानो किसी ग्रुप का पीबीटी अपॉन रेवेन्यू है 15%, तो बोला गया मोर देन 10% कितना है, तो बोला गया मोर देन 10% है 5%। तो बोला गया इस 5% का जो 25% है ना, सिर्फ उतना ही हम लोग री एलोकेट करेंगे, यानी कि पूरा एक्सेस प्रॉफिट्स भी नहीं करेंगे। बोला गया कि जो आपका एक्सेस प्रॉफिट्स है मतलब अबव 10%, उसको निकालो और उसका भी सिर्फ 25% एलोकेट करेंगे। अमंग हुम, अमंग मार्केट जुरिस्डिक्शंस। तो अगर नंबर्स को पर्सपेक्टिव दूं, तो मानो किसी ग्रुप का रेवेन्यू है कितना, लेट्स से 150 बिलियन यूरोस, ठीक है, एंड इनका प्रॉफिट है लेट्स से 20 बिलियन यूरोस। तो हो गया मोर देन 10%, और रेवेन्यू भी आपका मोर देन 100 है। तो बोला गया कितना है, तो बोला गया 20/150 इंटू 100 करो, कितना आया आपका 20/150 इंटू 100 अगर मैं कर दूँ तो 2000/150, तो 2000/150 आपका कितना हो जाता है 2000/150, यानी कि यह है आपका 13.33%।
तो बोला गया एक्सेस अबव 10% क्या है, तो बोला गया सिर्फ 3.33% है। बोला इसका भी 25%, यानी कि 0.8%, 0.8% ऑफ 20 बिलियन। 20 बिलियन का 1% कितना है, 0.2, 0.8% मतलब कितना, 0.16 बिलियन। इतना जो है आप अलग अलग मार्केट जुरिस्डिक्शंस में करो। मार्केट जुरिस्डिक्शंस मतलब ऐसे जुरिस्डिक्शंस जहां आपका बहुत सिग्निफिकेंट कंज्यूमर बेस है। बोला गया सिग्निफिकेंट कंज्यूमर बेस है, पता कैसे चलेगा भाई, कहीं पर अगर मैं इस रेवेन्यू का $1 बिलियन भी अगर मैं रेवेन्यू कमा रहा हूं तो क्या उसको सिग्निफिकेंट मान लिया जाएगा, बोला नहीं। सिग्निफिकेंट कंट्री के लिए भी क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया सुनो, देखो एक एक करके पढ़ो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है ना, कुछ कुछ चीज़ें हैं। देखो सबसे पहला बात तो रेसिडुअल प्रॉफिट का 25%, और रेसिडुअल प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट अबव 10% ऑफ रेवेन्यू। तो मैंने प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन में आपको बताया रेसिडुअल प्रॉफिट और रीएलोकेबल प्रॉफिट क्या है। अब किसको करेंगे, मार्केट जुरिस्डिक्शंस को करेंगे जो नेक्सस टेस्ट पास करती है। आप बोलोगे सर ये नेक्सस टेस्ट क्या होता है, बताऊंगा। नेक्सस टेस्ट मतलब जिधर मेरा रेवेन्यू हाई है उधर ही एलोकेट करूंगा, हर कंट्री में एलोकेट नहीं करूंगा, वरना तो पर्पस ही फेल हो जाएगा ना। और बोला गया एलोकेट कैसे करूंगा, तो रेवेन्यू के रेशियो में करूंगा, क्योंकि मेरा बॉटम लाइन क्या था, मेरा बॉटम लाइन था कि सर आप इंस्टाग्राम इतना पैसा इंडिया से कमाता है तो इंडिया को टैक्स दो ना, इंडिया को टैक्स देने में तुम्हें क्यों शर्म है। इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो बोला गया इसको भी एमएलसी से, जैसे एमएलआई होता है ना वैसे ही मल्टीलैटरल कन्वेंशन भी होता है सेम, लेकिन ये अभी अंडर नेगोशिएशन है। जो मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि अमाउंट ए अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, अंडर नेगोशिएशन चल रहा है। तो अब देखो आपका नेक्सस टेस्ट क्या है, यानी कि किन किन कंट्रीज में आप एलोकेट करोगे। तो बोला गया कि यार ये एक स्पेशल पर्पस रूल है। बोला गया हमें क्या करनी है, एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करनी है कि अमाउंट ए का प्रॉफिट रीएलोकेशन किन कंट्री में हो। तो बोला गया कि सुनना, अगर कोई कंट्री ऐसी है जिसका जीडीपी 40 बिलियन यूरो से ऊपर है और उस कंट्री के अंदर आपने कम से कम 1 मिलियन यूरो का सेल किया, तो उस कंट्री का रेवेन्यू लेना। किसी कंट्री की जुरिस्डिक्शन जो है, सॉरी किसी कंट्री की जीडीपी जो है अगर 40 बिलियन यूरो से कम है, तो उसमें अगर आपने कम से कम 0.25 मिलियन यूरो का सेल किया तो ही उसका रिवेन्यू लेना, वरना मत लेना। यानी कि जहां मानो मानो मैंने कहीं पे सिर्फ 2 लाख रुपए का सेल किया, लूंगा क्या, अरे नहीं लूंगा यार, छोटा सा सेल है, अब उसको क्या एलोकेट करूंगा 2 लाख रुपए का रेशियो के हिसाब से। और बोला गया कि कौन सी कंट्रीज होंगी ऐसी जहां पर फिजिकल प्रेजेंस है लेकिन फिजिकल प्रेजेंस नहीं है लेकिन मार्केट बहुत बड़ा है, तो ऐसी कंट्रीज है। और बोला गया कि अब जब आइडेंटिफाई हो गया कि अच्छा ठीक है ये 5 कंट्रीज में एलोकेट करना है, तो बोला रिवेन्यू कैसे पकड़ेंगे, रिवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट। तो बोला गया उसके लिए रिवेन्यू सोर्सिंग रूल्स है। मतलब क्या, बोला गया कि एंड कंज्यूमर कहाँ बैठा है उसे हम पकड़ेंगे कि फाइनल रिवेन्यू वो है जो एंड कंज्यूमर के पास गया। और बोला गया कि कैसा, अगर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है आपका, जैसे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का रिवेन्यू टाइप क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। तो बोला गया जितने व्यूअर्स हैं यानी कि आई बॉल्स, जितने व्यूअर्स हैं, इंस्टाग्राम के कितने यूजर्स इंडिया में हैं, बोला उसी रेशियो के हिसाब से करेंगे। और बोला पता कैसे चलेगा कि कितने यूजर्स हैं इंडिया में, तो बोला हर यूजर का आईपी एड्रेस देखो, उनका जियो लोकेशन देखो कि वो किधर से इंस्टाग्राम में लॉगिन कर रहे हैं, उनका कमर्शियल इन्फॉर्मेशन देखो। बोला क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम्पल, तो बोला कहाँ पे आपके कस्टमर के एम्प्लॉयज कहाँ बैठे। और बोला गया कैसे करोगे, तो बोला गया हेडकाउंट डेटा लो कस्टमर से, मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉक्सीज लो। बोला कोई फिजिकल गुड्स बेच रहा है अमेजोन, तो बोला गया डिलीवरी कहाँ कर रहे हो, शिपिंग एड्रेस कहाँ की है, उसको मान लिया जाएगा आपका मार्केट कंज्यूमर। और बोला कोई सप्लीमेंट्री रेवेन्यू यानी कि इनके संग संग में कुछ एंसिलरी और रेवेन्यू कमा रहा है, तो बोला गया कि जैसे देखो अगर इंस्टाग्राम ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के संग संग में कुछ और भी रेवेन्यू कमा रहा है जो कि सप्लीमेंट्री है इससे रिलेटेड, तो बोला गया ये ही बेस को ले लेना। बोला गया अगर अमेजॉन फिजिकल गुड्स के संग संग में कुछ सप्लीमेंट्री रेवेन्यू भी कमा रहा है, तो बोला जुरिस्डिक्शन ऑफ एंड कंज्यूमर ही उसके लिए भी ले लेना। तो इस रेशियो में जो है आपको बांटना है। देखो एक सिंपल सा आपको फ्लो चार्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले अमाउंट ए के लिए क्या करना है, देखो कि वो मल्टीनेशनल एंटरप्राइज स्कोप में है कि नहीं है। स्कोप मतलब उसकी ग्लोबल टर्नओवर 20 बिलियन यूरो के ऊपर है कि नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी 10% के ऊपर है कि नहीं है। बोला अगर है तब आप रेवेन्यू सोर्सिंग रूल्स लगाओ और देखो कि एक मार्केट जुरिस्डिक्शन में कितना रेवेन्यू, हर मार्केट जुरिस्डिक्शन के अंदर। अब बोला गया फिर आप क्या करोगे, नेक्सस टेस्ट लगाओगे। नेक्सस टेस्ट का मतलब क्या है कि डज रेवेन्यू इन योर जुरिस्डिक्शन मीट द थ्रेशोल्ड, क्योंकि जहां पे थ्रेशोल्ड नहीं मीट होगा, कौन सा थ्रेशोल्ड, ये वाला थ्रेशोल्ड,
तो वहाँ पर तो आपको कुछ भी एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बोला गया रेसिडुअल प्रॉफिट निकालो और उसका जो 25% है उसको अमाउंट एक मान करके एलोकेट कर दो, किन में, जिनके अंदर नेक्सस भी है और रेवेन्यू भी है उनमें। एक एग्जांपल आपको कराता हूँ, ठीक है, ये मैंने खुद से मन से बनाया। तो अब देखो, मानो 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 इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले लेते, ठीक है। देखो इंस्टाग्राम का, लेट से इंस्टाग्राम बोल रहा हूँ, आप मेटा समझना, ठीक है। मेटा का मानो ग्लोबल रेवेन्यू कितना है, ग्लोबल रेवेन्यू मेटा का मानो आ गया आपका 200 बिलियन यूरो, ठीक है। और प्रॉफिट कितना है मेटा का, लेट से मेटा का प्रॉफिट है इसमें से आपका 40 बिलियन यूरो, यानी कि मेटा 20% प्रॉफिट कर रहा है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है आपका 10% से ज़्यादा है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप मेटा का अमाउंट ए लगाओगे। अब अमाउंट ए आप कैसे लगाओगे, तो उसके लिए बोला गया सबसे पहले निकालिए इन स्कोप है कि नहीं। तो हमने देख लिया इन स्कोप है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन दोनों मीट हो गए। दूसरा आप निकालो इनकी मार्केट जुरिस्डिक्शंस कौन सी है। तो बोला अगर मार्केट जुरिस्डिक्शन के लिए रेवेन्यू सोर्सिंग करना पड़ेगा, तो मेटा का मेजर रेवेन्यू क्या, मेजर रेवेन्यू इज ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। तो देखो कि इनके व्यूअर्स कहाँ पे, व्यूअर्स मतलब जो लोग मेटा को यूज़ करते हैं, यानी कि जो लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। तो बोला गया ग्लोबली इंस्टाग्राम और फेसबुक के 200 करोड़ यूज़र्स है। 200 करोड़ यूज़र्स कैसे हैं, तो देखो 200 करोड़ यूज़र्स के अंदर चाइना में बैठे हैं आपके 25 करोड़, इंडिया में बैठे हैं आपके लेट से 40 करोड़, रेस्ट ऑफ एशिया में आपके बैठे हैं लेट से 20 करोड़, साउथ अमेरिका में लेट से आपके बैठे हैं 30 करोड़। तो कितना हो गया, 30 20 50, 50 65 115। आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर जो भी है उन सब में बैठे हैं 10 करोड़, 125 हो गया। और यूएस के अंदर आपके बैठे हैं लेट से 15 करोड़, और यूरोप में आपके बैठे हैं लेट से जो भी रिमेनिंग है कितना, 25 एंड 15, 40 80 100 100 140, और 140 के बाद यार 200 करोड़ तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, बैठ ही नहीं रहा नंबर, 150 करोड़ है, तो 10 करोड़ यूरोप में बैठे, ठीक है, 150 करोड़ यूजर्स हैं, ऐसे करके वो बैठे हैं। तो हमने रिवेन्यू सोर्सिंग प्रिंसिपल से निकाल लिया कि भाई जब कभी भी अमाउंट ए का एलोकेशन होगा वो कैसे होगा। तो बोला गया कि टोटल 150 है, तो चाइना को हम लोग कितना देंगे, अगर चाइना में एलोकेट करते हैं तो 25/150 करेंगे, अगर करते हैं। और ये कैसे पता चलेगा कि चाइना में एलोकेट करना है कि नहीं करना है, तो उसके लिए बोला गया नेक्सस टेस्ट लगाइए। बोला गया नेक्सस टेस्ट मतलब चाइना की जीडीपी कितनी है, 40 बिलियन यूरो से ऊपर है। बोला गया हाँ 40 बिलियन यूरो से ऊपर है। तो चाइना में सेल्स कितना किया, क्या 1 मिलियन यूरो से ज़्यादा सेल्स किया, 1 मिलियन यूरो मतलब 8 करोड़, अरे हाँ यार किया, तो चाइना को एलोकेट होगा। इंडिया के अंदर भी मानो नेक्सस टेस्ट मीट हो गया, एशिया में भी मीट हो गया, साउथ अमेरिका में भी मीट हो गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मीट नहीं हुआ। बोला ऑस्ट्रेलिया में इवन तो 10 करोड़ यूजर्स है, लेकिन ना यार ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना हम लोगों का रेवेन्यू ज़्यादा नहीं है, यानी कि 1 मिलियन यूरो से कम है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यूएस के अंदर भी नेक्सस टेस्ट मीट हो गया, यूरोप में भी नेक्सस टेस्ट मीट हो गया। तो अब सुनना, अब आपका कैसे एलोकेट होगा। तो बोला गया स्टेप 4 है रेसिडुअल प्रॉफिट्स निकालो। रेसिडुअल प्रॉफिट्स मतलब 20% है ना हमारी टोटल प्रॉफिट, तो 20 माइनस 10, यानी कि 10% हमारी रेसिडुअल प्रॉफिट आ गई। 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ रेवेन्यू, यानी कि 20 बिलियन यूरो का हमारा रेसिडुअल प्रॉफिट आ गया। 20 बिलियन यूरो का अगर हमारा रेसिडुअल प्रॉफिट आया, तो एलोकेट कितना करेंगे, इसका भी 25%, मतलब कि 5 बिलियन यूरो, बस इतना ही एलोकेट होगा। और ये 5 बिलियन यूरो अब हम लोग कैसे एलोकेट करेंगे, तो बोला गया चाइना में करना है ना, तो 5 × 25/150, यानी कि 5/6। 5/6 मतलब देखो चाइना में कितना करेंगे, बोला गया चाइना के अंदर एलोकेशन की क्या है, तो 25 करोड़ है आउट ऑफ 150 करोड़ यूजर्स, इंटू 5 बिलियन, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 5/6, यानी कि आपका हो गया 0.1/6, कितना होता है आपका 16.67% होता है। तो 16.67 का अगर मैं 5 करूँ तो लगभग लगभग 0.83 बिलियन यूरो का टैक्स और मिलेगा। अब अगर नंबर्स में डालूँ, चलो इंडिया का कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको इंडिया का आ गया तो 40/150 इंटू 5, ठीक है, यानी कि ये 30, यानी कि 1.2 बिलियन यूरो इंडिया को और देगा टैक्स में। अब इसको आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं। आईएनआर में कन्वर्ट करोगे तो बिलियन से अगर करोड़ में जाना है तो इंटू 100 करोगे, तो यानी कि 120 करोड़। और यूरो में अगर जाओगे, यूरो से उसमें, तो लेट से 100 पकड़ लेते हैं, तो यानी कि ये लोग 12,000 करोड़ का टैक्स इंडिया में भरेंगे।
कॉन्सेप्ट समझ में आया? 12,000 करोड़ का टैक्स जो है ये इंडिया में भरेंगे, 120 है ना, 120 इंटू 100। तो इस तरीके से आपका होगा पूरा का पूरा अमाउंट ए का कंप्यूटेशन। ये मैंने एक बहुत हाई लेवल एग्जांपल लिया था, ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ और भी मसाला वगैरह डाला जा सकता है, बट आई थिंक कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपका ये जो है, इस टॉपिक के अंदर जिस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको चाहिए उसको समझने के लिए ये एग्जांपल काफ़ी है। और अभी तक इंस्टीट्यूट ने थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही पूछे, तो इंस्टीट्यूट ने अभी तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे नहीं है इसके ऊपर। तो ये मैंने एक्स्ट्रा जाकर के आपको कराया खाली ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। ये हो जाता है हम लोगों का अमाउंट ए कंप्लीट। अब सुनना अमाउंट बी क्या है। अमाउंट बी और एक तगड़ा चीज़ है, ठीक है। अमाउंट बी का मैंने आपको हाई लेवल डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं दिया था ना, बिकॉज अमाउंट बी के ऊपर हम लोग अब स्ट्रेट अवे सीधा अभी ही बात कर लेंगे। देखो अमाउंट बी क्या बोलता है। अमाउंट बी बात कर रहा है जितने डेवलपिंग कंट्रीज है ना, स्पेशली एक कॉन्सेप्ट होता है आपका लो टैक्स लो कैपेसिटी जुरिस्डिक्शंस, ठीक है, LCJ। क्या कॉन्सेप्ट है? लो कैपेसिटी जुरिस्डिक्शंस। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, समझना। लो कैपेसिटी जुरिस्डिक्शंस क्या होती है? इसका क्लासिक एग्जाम्पल है आपका, इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, LCJ। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है आपका पूरा का पूरा अफ्रीका। अफ्रीका इज अ लो कैपेसिटी जुरिस्डिक्शन। मतलब क्या? मतलब है इनकी टैक्स अथॉरिटीज के पास ना ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, ज्यादा टूल्स नहीं है, और ये सब तो एक मौके मिल भी जाए आ भी जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है इनके पास ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए कंपेरेबल्स नहीं है। अब सुनना, जब कंपेरेबल्स नहीं होता ना तो मल्टीनेशनल्स ना गेम खेल देते। कैसे गेम खेलते मैं बताता हूँ। जो बड़ी बड़ी वर्ल्ड की ऑटोमोबाइल कंपनीज है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी वर्ल्ड की ऑटोमोबाइल कंपनीज है, ये लोग क्या करती है, ये लोग मानो मैन्युफैक्चर किया इन लोगों ने चाइना में, ठीक है, चाइना में मैन्युफैक्चर कर लिया, लेकिन अफ्रीका के अंदर तो बहुत बड़ा मार्केट है। तो अफ्रीका में ये लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। अफ्रीका में सेल करने के लिए पता है ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी एक सब्सिडियरी खोलते हैं अफ्रीका में, और इस सब्सिडियरी का पता है काम क्या होता है, खाली मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बस मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि सर टेक्नोलॉजी कहाँ से आई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर करने की? ये टेक्नोलॉजी सारे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर पेटेंट है, मानो यूरोप के अंदर है। जैसे जर्मन कंपनीज बहुत फेमस होती है ऑटोमोबाइल के अंदर, स्कोडा, वॉल्क्सवैगन, BMW, दे आर जर्मन कंपनीज। या जापान, होंडा, टोयोटा, दे आर जापानीज कंपनीज। तो डेवलप्ड कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी है। चाइना, इंडिया, इन सब के पास क्या है, चीप लेबर है एंड मैन्युफैक्चरिंग हब्स है। तो टेक्नोलॉजी आ गई डेवलप्ड इकोनॉमी से, मैन्युफैक्चरिंग कर लिया चाइना इंडिया में, और बेचने कहाँ आ गए, बेचने आ गए हम लोग अफ्रीका में। और कैसे बेचा? अपनी सब्सिडियरी खोल ली, जिस सब्सिडियरी का काम क्या है, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना। आप बोलोगे सर यहाँ तक प्रॉब्लम तो समझ ही नहीं आया, इतनी बड़ी कहानी बता दी। बताता हूँ प्रॉब्लम क्या। प्रॉब्लम दोस्त ये हो रहा है यहाँ पे कि ये जो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, ये ना यहाँ पे बहुत कम प्रॉफिट दिखाती थी, बहुत कम प्रॉफिट। ये बोलती थी कि सर हम लोग क्या ही कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट दिखा देंगे तो अफ्रीका के अंदर टैक्स रेट हाई है, अफ्रीका के अंदर भी टैक्स रेट 30% है। अब अगर ये ज़्यादा प्रॉफिट दिखा देंगे तो ये तो फंस जाएंगे। तो ये पता है क्या बोलती थी, ये बोलती थी कि नहीं नहीं यार, हम लोग तो बड़ा ही कम काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर भी फार एनालिसिस का कॉन्सेप्ट, फंक्शन असेट रिस्क, कि योर प्रॉफिट शुड बी कमेंसुरेट टू द फंक्शंस दैट यू परफॉर्म, टू द असेट्स दैट यू होल्ड एंड द रिस्क दैट यू टेक। तो ये लोग पता है क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं सर एज फार एज असेट्स कंसर्न्ड है, हमारे पास तो कोई असेट ही नहीं है, जबकि इन्वेंट्री का रिस्क इन्हीं का होता है। लेकिन ये लोग बोल देते नहीं नहीं सर, इन्वेंट्री का तो ज़्यादा कुछ रिस्क नहीं है, हटा दो। फिर क्या रिस्क क्या ले रहे हो? तो ये बोलते सर रिस्क हम क्या ही लेते हैं, हमें तो पेरेंट जो है वही दे देता है सब कुछ, हम लोगों के ज़्यादा कोई रिस्क नहीं है, और गाड़ियाँ तो बिकनी ही है, इन्वेंट्री रिस्क थोड़ा बहुत है तो उसको इन लोग ज़्यादा असेस नहीं करते हैं। और फंक्शंस, तो फंक्शंस में बोलते हैं सर मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये तो बहुत लो वैल्यू एडिंग फंक्शन है। सर असली फंक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग, असली फंक्शन होता है टेक्नोलॉजी, वो सब तो सर यूरोप और चाइना कर रही है ना, आप क्यों हमसे टैक्स लेते हो? तो यार ये जो कंट्रीज थे, अब इनके संग प्रॉब्लम क्या हो गया, जितनी ऐसी कंपनीज है, सब्सिडियरीज हैं, मानो बड़ी बड़ी कंपनीज की, वो सारी ही एक जैसा काम कर रही है। तो इनके पास तो कंपेरेबल्स ही नहीं है। क्योंकि ये क्या करती है, मानो टोयोटा ने ये प्रैक्टिस किया,
दूसरी तरफ ये देखेंगे वोल्क्सवैगन भी यही प्रैक्टिस कर रही है, स्कोडा भी यही प्रैक्टिस कर रही है, तो दोनों एक दूसरे से बच रहे हैं। स्कोडा की जो सब्सिडरी वही बोलती है सर वोल्क्सवैगन और टोयोटा ने कौन सा प्रॉफिट्स दिखाया, देख लो कंपेरेबल्स तो वो भी है। वोल्क्सवैगन की सब्सिडरी ये बोलती है सर स्कोडा और टोयोटा ने कौन से प्रॉफिट दिखाए, टोयोटा की सब्सिडरी क्या बोलती है, बोलती है स्कोडा और वोल्क्सवैगन ने क्या प्रॉफिट्स दिखाए हैं। तो ये जो जुरिस्डिक्शन है इनके पास ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। क्यों कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि ये कंपेरेबल्स लाए कहाँ से, पूरे अफ्रीका में यही हो रहा है। और ये क्या ये बोल सकते हैं कि नहीं सर इंडिया में तो आपने हाई प्रॉफिट्स दिखाए, वहाँ पे हम लोग ये बोल देंगे कि सर कंपेरेबल ही नहीं है। कंपेरेबल के लिए क्या होता है, अफ्रीका का मार्केट अलग है, इंडिया का मार्केट अलग है, वो दिखा देंगे ऑन पेपर कि इंडिया के अंदर तो ये मार्केटिंग हो रही है, वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फलाना एक्टिविटी ढिकाना एक्टिविटी। तो फिर इन लोगों ने बोला यार ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो फिर अमाउंट बी इंट्रोड्यूस किया गया। अमाउंट बी ने बोला कि यार आपके सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं ताकि डिस्प्यूट्स कम हो। क्योंकि अभी क्या हो रहा था, अभी ये जो सब्सिडरीज है ना, इनका और अफ्रीकन गवर्नमेंट्स का बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स होता था। अफ्रीकन टैक्स अथॉरिटीज़ बोलती थी नहीं 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 नहीं, कम से कम आपको 4% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। और ये लोग बोलते थे सर 4%, हम लोग का क्या है, हम लोग का तो कमीशन है ना। अब बनी बनाई गाड़ी आई, उसको हम लोगों ने कस्टमर को बेचा, बीच में हम लोग को आधा टका 1 टका मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम 1% दिखाएंगे, 2% दिखाएंगे। और अफ्रीकन अथॉरिटीज़ बोलती थी 1-2% इतना कम प्रॉफिट, बोलती थी कम से कम 5% दिखाओ, 6% दिखाओ। तो अब प्रॉब्लम क्या है, कौन किसकी बात सुने। तो बोला गया यार इतने डिस्प्यूट में मत फंसो, क्योंकि डिस्प्यूट करने से टाइम खोटी होता है, बिजनेस का लॉस होता है, सब चीज़ें होती है। अमाउंट बी ने बोला कि भैया इस टाइप की एक्टिविटीज़ को एक नाम दिया जाए। क्या नाम दिया जाए, बोला गया इसको नाम दिया जाएगा बेस लाइन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। क्या नाम दिया जाएगा, बेस लाइन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। बेस लाइन मतलब जहां ज्यादा वैल्यू एडिंग वर्क नहीं हो रहा, आप मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिंग नहीं है, मतलब आपका एक रेडी मार्केट है, ब्रांड वैल्यू एस्टैब्लिश हो गया, तो आपको बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को स्काउट करने में मेहनत नहीं करना है। डिस्ट्रीब्यूशन के भी आपके चैनल्स जो है वो सिंपल है, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिंग वर्क नहीं है। और अमाउंट भी पता है क्या बोलता है, अमाउंट भी बोलता है कि हम एक सिंप्लीफाइड एंड स्ट्रीमलाइंड ट्रांसफर प्राइसिंग फ्रेमवर्क दे देते हैं आपको। यानी कि आपको कितना प्रॉफिट शो करना चाहिए एज अ परसेंटेज ऑफ योर सेल्स, कितना प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शो करना चाहिए, उसके लिए इन लोगों ने दे दिया एक प्राइसिंग मैट्रिक्स। बोला गया कि भैया बहुत ऑब्जेक्टिव कर दो, सब्जेक्टिव मत छोड़ो। यानी कि कुछ कुछ फैक्टर्स को लेंगे, अगर ये फैक्टर्स है तो इतना परसेंट दिखाइए, ये फैक्टर्स है तो इतना परसेंट दिखाइए, ये फैक्टर्स है तो इतना परसेंट दिखाइए, ताकि अथॉरिटीज़ को भी टेंशन नहीं हो, टैक्स पेयर को भी टेंशन नहीं। ये फ्लेवर आपको कहीं से आ रहा होगा, बोलो 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 कहाँ से आ रहा है सर, ये फ्लेवर आ रहा है अपना सेफ हार्बर से। कि सेफ हार्बर में भी हमने बिल्कुल ऐसा ही पढ़ा था कि बॉस सेफ हार्बर में क्या बोला गया, बोला गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज है, अप टू 100 करोड़ का टर्नओवर है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, तो बोला गया सीधा 17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा दो एंड खत्म करो, ओपी बाई ओसी दिखा दो और हम लोग कुछ पूछेंगे नहीं। 100 से 300 करोड़ है तो 18% का ओपी बाई ओसी दिखा दो, हम लोग कुछ भी पूछेंगे नहीं। 300 करोड़ से ऊपर है तो सेफ हार्बर नहीं मिलेगा। अमाउंट बी ने भी ऐसा ही बोला। देखो अब अमाउंट भी क्या बोलता है, अमाउंट भी क्या बोलता है, अमाउंट भी बोल रहा है कि बॉस it increases tax certainty, reduces compliance costs and assists low capacity jurisdictions LCJ that lack local market comparables, जो मैंने अभी तुम लोगों को एग्जांपल दिया था। तो देख स्टेप 1 क्या, स्टेप 1 बोलता है कि जो टेस्टेड पार्टी है, कौन सा, जो सब्सिडियरी है ना वोल्क्सवैगन की, जो कि मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, वो टेस्टेड पार्टी है। क्या वो बेसलाइन डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग एक्टिविटीज कर रही है, हाँ सर कर रही है। डज द ट्रांजैक्शन मीट द स्कोपिंग क्राइटेरिया, स्कोपिंग क्राइटेरिया मतलब क्या कि हाँ बेसलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है। बोला अगर है तो सीधा प्राइसिंग मैट्रिक्स लगा दो, और बोला प्राइसिंग मैट्रिक्स आपको क्लियरली बता देगा कितना रिटर्न ऑन सेल्स परसेंटेज उनको शो करना चाहिए बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग असेट इंटेंसिटी एंड इंडस्ट्री ग्रुपिंग। बोला 2 फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स के बेसिस पर हम लोग एक मैट्रिक्स दे देंगे। और बोला इसके अंदर क्या है, एक कैप एंड कॉलर रेंज भी देंगे, क्या होता है ये मैं बताऊंगा। और बोला गया कि भैया जो रिजल्ट है आपका, वो रिजल्ट ये आ जाएगा कि आपको आर्म्स लेंथ प्राइस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये क्या है, ये आर्म्स लेंथ प्राइस लेना ऑप्शनल है। क्यों ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आपके पास सफिशियंट इंटरनल कप अवेलेबल है तब तो आप कर लो ना इंटरनल कप से।
जैसे मानो किसी कंपनी के पास सफिशिएंट इंटरनल कप अवेलेबल है या अथॉरिटीज़ के पास भी इंटरनल कप अवेलेबल है, तब तो फिर यार दिमाग मत लगाओ, तब तो हो गया ना, आपके पास तो डेटा है। लो कैपेसिटी मतलब कि आपके पास मार्केट कंपेरेबल्स की कमी थी, यानी कि ऑप्शनल है। आपके पास अगर सफिशिएंट डेटा है तो आप इसमें चले जाओ, नहीं है तो आप आ जाओ ना, हमने आपके लिए बना दिया। देखो इन्होंने क्या बनाया, सुनना। इन लोगों ने बोला कि यार डिस्ट्रीब्यूटर्स का दो ही फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, बहुत गौर से समझना, कॉन्सेप्ट है इसमें। बोला डिस्ट्रीब्यूटर्स का ना दो ही फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है कि आप कितने ज़्यादा ऑपरेटिंग असेट्स होल्ड कर रहे हो, यानी कि कितना ज़्यादा इन्वेंट्री एक बार में रखते हो, कितने ज़्यादा आपके डेटर्स हैं, यानी कि आप कितना क्रेडिट पे बेच रहे हो। तो उन सब का रिस्क का रिवॉर्ड तो, असेट का रिवॉर्ड तो देना पड़ेगा ना, अगर किसी के पास हाई एसेट है तो हाई रिवॉर्ड देना पड़ेगा। और दूसरा पता है क्या, आप कितना खर्चा करते हो मार्केटिंग के ऊपर, वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस से। तो बोला गया ऑपरेटिंग असेट अपॉन सेल्स, ये आपको देगा ऑपरेटिंग असेट इंटेंसिटी, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स ये आपको देगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंटेंसिटी। बोला इन्हीं दोनों फैक्टर के ऊपर आपका प्राइसिंग मैट्रिक्स रहेगा। अब लेकिन बोला गया कि सर अलग अलग धंधे के अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन का एफर्ट होता है। तो बोला कोई बात नहीं, तीन टाइप के हम लोग इंडस्ट्री कर देते हैं। यही ना, बोला सर कोई गाड़ी बेच रहा है तो उसका अलग मार्जिन होगा ना, और कोई अगर मानो मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसका अलग मार्जिन होगा, मानते हो? तो बोला हाँ मानते हैं। तो बोला हम लोग तीन टाइप का इंडस्ट्री ग्रुपिंग कर देते हैं। देखो पहला इंडस्ट्री ग्रुपिंग में क्या है, पेरिशेबल फूड्स, ग्रोसरी, हाउस होल्ड कंज्यूमेबल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, मेटल्स। दूसरे में क्या होगा, आईटी यानी कि मोबाइल, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, अल्कोहल, टोबैको, फार्मा, कॉस्मेटिक्स, व्हीकल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। तीसरे में क्या होगा, मशीनरी, इंडस्ट्रियल मशीनरी, व्हीकल, इंडस्ट्रियल टूल्स एंड कंपोनेंट्स। यानी कि यहाँ पे सब छोटे छोटे चीज़, यहाँ पे थोड़े से बड़े बड़े चीज़, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चीज़। ठीक है, अब बोला गया क्या, सुनना। बोला गया जो छोटे छोटे चीज़ है ना, उसमें मानो बहुत हाई ऑपरेटिंग इंटेंसिटी अगर लगती है, यानी कि ऑपरेटिंग असेट 45% या उससे ज़्यादा आपके सेल्स का, तो बोला गया आपको कम से कम 3.5% का, ये क्या है, ये रिटर्न ऑन सेल्स है, रिटर्न ऑन सेल्स आपको शो करना चाहिए। और यही मानो आपकी ऑपरेटिंग असेट भी बहुत छोटी है, 15% से कम है, और आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी 10% से कम है, तो सिर्फ 1.5% का प्रॉफिट, क्योंकि तुमने ज़्यादा असेट और ज़्यादा खर्चे किए का है। तो जितने कम असेट और जितने कम खर्चे, उतना कम तुम्हारा प्रॉफिट होना चाहिए। और जितना ज़्यादा रिस्क लिया, जितने ज़्यादा असेट्स लिए, जितने ज़्यादा खर्चे किए, उतने ज़्यादा तुम्हारा प्रॉफिट होना चाहिए था। इंडस्ट्री ग्रुप 2 के अंदर यही बन जाता है 5%, और ये बन जाता है 1.75, मतलब अलग अलग है, 5 टाइप के रेंज है। और इंडस्ट्री ग्रुप 3 के लिए ये और बढ़ जाता है। अब सुनना, जो मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको कैप एंड कॉलर रेंज बताऊंगा, तो पता है कैप एंड कॉलर क्या है? बोला गया कि यार एग्जैक्ट सर 3.5 करना पड़ेगा। टीपी में तो आपने बोला था ना ±3% कर सकते हो। सर मानो मेरा आया 3.49%, तो क्या मेरे को 0.1% का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? बोला नहीं। बोला इसके अंदर ना ±0.5% चलेगा, ±0.5% चलेगा। तो बोला मानो आपने 3% से 4% का भी दिखा दिया ना तो हो जाएगा, यानी कि 3.5 है ना, तो 3 से 4 ±0.5% चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसके बाहर गिर गया, तब पूरा का पूरा जो एडजस्टमेंट होगा वो इसी के 3.5 लेकर के एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आप बेसलाइन डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हो। तो हमने बोला कि बॉस आपका ना दो फैक्टर ले लेते, एक ऑपरेटिंग असेट इंटेंसिटी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंटेंसिटी, और फिर आपका जो भी इंडस्ट्री ग्रुपिंग है उसके बेसिस पे हमने आपको प्राइसिंग मैट्रिक्स दे दिया। अमाउंट बी सर क्या इफेक्टिव हो गया? जी हाँ, अमाउंट बी इफेक्टिव हो गया। अमाउंट ए इफेक्टिव नहीं हुआ, अमाउंट बी इफेक्टिव हो गया। अब आप एक चीज़ मेरे को पूछोगे, बोलोगे कि सर अमाउंट बी के ऊपर क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है, इतनी चीज़ें हम लोग को याद करनी है क्या? नहीं, मैं तो बोलूँगा मत याद करना यार, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है इस टेबल को याद करके जाना, पागल हो जाओगे। और मेरे को ऐसा लगता है कि इस टेबल से ऐसा एमसीक्यू नहीं आएगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतना है तो बताओ इंडस्ट्री ग्रुपिंग 2 में क्या होगा, मेरे को नहीं लगता। मेरे को पता है क्या लगता है, अमाउंट बी से आपका किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अमाउंट बी से ना बस आपका कॉन्सेप्ट टेस्टिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि मानो आपको बेसलाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग का मीनिंग पता है क्या, या फिर मानो बोला जाएगा कि एक सर्टेन इंडस्ट्री ग्रुप है, वो आपका
बेसलाइन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्लासीफाई करेगा कि नहीं करेगा, जो मानो इसके बाहर होगा अगर कोई, या मानो दिया रहेगा कि ए बी सी डी 4 ऑप्शंस है और बोला जाएगा इनमें से कौन सा अमाउंट बी के लिए नहीं आता, तो आप देखोगे कोई 3 इधर से ए बी सी में रहेगा और शायद डी के अंदर कोई एक ऐसा रहेगा जो कि नहीं होगा। तो लेट्स सी, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर क्वेश्चन बना करके आप लोगों को कभी कराऊँ क्वेश्चन का प्रैक्टिस। फिलहाल जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको दिया है, आगे एक बार चलते हैं हम लोग एंड लेट्स सी आई विल फिगर आउट समथिंग ऑन दिस। चलो अब आ जाओ यार, ग्लोबल मिनिमम टैक्स पिलर 2। पिलर 2 के अंदर सिर्फ ग्लोबल मिनिमम टैक्स नहीं, मैंने हेडिंग ऐसा दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट ज़्यादा ग्लोबल मिनिमम टैक्स है, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें, एक ग्लोब रूल्स और एक एसटीटीआर। ग्लोब रूल्स का तो हाई लेवल ओवरव्यू मैंने आपको दिया ही है, एसटीटीआर का मैंने अमाउंट बी के लिए जैसे बोला था कि कॉन्सेप्ट एक बार में दूंगा, वैसे ही यहाँ पे एसटीटीआर का दूंगा। देखो बोलता है क्या, बोला एसटीटीआर पहले अप्लाई होता है बाद में आपका ग्लोब रूल्स अप्लाई होता है। एसटीटीआर क्या बोलता है, एकदम सिंपल है, इनफैक्ट मेरे से पूछोगे ना तो सबसे सिंपल इन चारों चीज़ में एसटीटीआर ही है। आप बोलोगे फाइनली फाइनली समथिंग सिंपल इज कमिंग आवर वे, यस फाइनली समथिंग इज कमिंग योर वे। बोला क्या यार, हुआ क्या, देखो ये है इंडिया और लेट से ये है आपका इटली। इंडिया इटली का डी टी डबल ए, ठीक है। इंडिया इटली का डी टी डबल ए पता है क्या बोलता है कि रॉयल्टी के ऊपर, रॉयल्टी के ऊपर जो सोर्स स्टेट है वो एग्जेम्प्ट कर देगा, सोर्स स्टेट जो है वो एग्जेम्प्ट कर देगा और रेसिडेंस स्टेट जो है वो टैक्स लेगा, ठीक है। ये इंडिया इटली का डी टी डबल है। अब लोगों ने पता है क्या किया, लोगों ने इटली के अंदर अपने पेटेंट्स रजिस्टर करवा लिए। कौन से लोग, जिन लोगों को इंडिया में लंबे चौड़े बिजनेस करने थे उन लोगों ने। अब इटली में पेटेंट्स रजिस्टर्ड है, मल्टीनेशनल्स है, उनकी तो ऑपरेशंस होती है, प्रेजेंस होती है सब में, तो उनकी इटली की जो सब्सिडरी थी उसके नाम पे पेटेंट करा लिया। और इसने क्या किया, इंडियन सब्सिडरी को ये टेक्नोलॉजी दी, इस टेक्नोलॉजी के बदले में इंडियन सब्सिडरी ने रॉयल्टी दे दी। अब सेक्शन 9 क्या बोलता है, बोलता है कि रॉयल्टी इंडिया में डीम टू अक्रू अराइज होगी अगर सर्विसेज इंडिया में यूज हुए, यानी कि ये टेक्नोलॉजी अगर इंडिया में यूटिलाइज हुई है तो ये रॉयल्टी इंडिया में टैक्स होना चाहिए। अब अगर इंडिया में ये वाला रॉयल्टी आपका टैक्स होगा तो बात सुनना क्या हो रहा है यहाँ पे, सोर्स स्टेट बन गया इंडिया और इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया है, तो रॉयल्टी के ऊपर मानो अग्रीमेंट अप्रूव्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो 115 ए क्या बोलता है, 115 ए बोलता है 20% टैक्स लीजिए, लेकिन ट्रीटी क्या बोलता है, ट्रीटी तो ये बोलता है कि सोर्स स्टेट एग्जेम्प्ट कर देगा, यानी कि ट्रीटी के हिसाब से आ गया आपका 0%। अब सेक्शन 90 क्या बोलता है, सेक्शन 90 बोलता है इनकम टैक्स एक्ट और ट्रीटी विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। तो यार इंडिया इस रॉयल्टी के ऊपर टैक्स नहीं ले पाई, इंडिया इस रॉयल्टी के ऊपर टैक्स ही नहीं ले पाई। इंडिया ने बोला कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, टेंशन मत लो गाइस, इंडिया नहीं ले पाई कोई बात नहीं, ट्रीटी का पर्पस ये था कि कुछ तुम लो कुछ हम ले। बोला कोई बात नहीं, अपना जो भाई है ना इटली ये लेगा। वो जो डायलॉग नहीं था, तेरे भाई का बदला फैसू लेगा, वासेपुर वासेपुर का डायलॉग तो वो है यहाँ पे। इंडिया बोल रहा है कोई बात नहीं इटली लेगा बदला, लेकिन इटली क्या है ना, बदमाश निकला। इटली ने क्या किया, इटली ने बोल दिया कि हम लोग पेटेंट्स के ऊपर जो रॉयल्टी आएगी उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। बोला गया ओ माय गॉड इतना बड़ा धोखा। बोला इंडिया से तो यार तुम लोगों ने नेगोशिएट कर लिया ट्रीटी में कि यार सोर्स स्टेट रॉयल्टी एग्जेम्प्ट कर दे। बोला हमने भी एग्जेम्प्ट कर दिया कि ठीक है यार कोई बात नहीं तुम एंजॉय करो। बोला अगर तुमको लेना ही नहीं था तो हमको लेने देते। बोला भाई इतना ज़्यादा मल्टीनेशनल एंटरप्राइज से इतना ज़्यादा भाईचारा क्यों दिखा रहे हो तुम लोग, इंडिया ने बोला। डेवलपिंग कंट्रीज ने बोला डेवलप्ड कंट्रीज को, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ना कुछ कुछ इस टाइप की प्रैक्टिसेस कर रही थी ताकि लोग आए, फॉरेन एक्सचेंज वहाँ पर आए, ताकि उनका क्या यूरो स्ट्रांग होता है ना, जितना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज यूरोप आएगा उतना ज़्यादा यूरो स्ट्रांग होता है, तो यूरो को दूसरे फायदे हैं। यूरो बोलता है टैक्स वैक्स तो चिल्लर चीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज ही मरती रहेंगी, हम लोग उससे बड़ा गेम खेलेंगे।
तो डेवलप्ड कंट्रीज ये गेम खेल रहे थे कि टैक्स अट्रैक्ट करने के लिए इस टाइप के पेटेंट बॉक्स रेजीम्स है ना तना ये सब कर रहे थे, और बदले में ट्रीटी के अंदर पूरा दम लगा करके नेगोशिएट कर रहे थे डेवलपिंग कंट्रीज के संग, यार तुम लोग छोड़ो ना इसके ऊपर राइट, तुम लोग हटाओ। या फिर मानो एग्जेम्प्ट नहीं भी किया तो भी इंडिया ने क्या किया, इंडिया को बोला इटली ने कि यार प्लीज, सोर्स स्टेट को बोला ट्रीटी के अंदर यूएन मॉडल क्या बोलता है कि हम लोग बायलैटरली रेट नेगोशिएट करेंगे। मानो सोर्स स्टेट के संग रेट नेगोशिएट कर लिया 5% का, तो इंडिया ने कितना लिया, इंडिया ने 5% पे टैक्स लिया। लेकिन इंडिया फिर देखती है कि यार शिट, इटली ने तो इसको एग्जेम्प्ट कर दिया, तो बोला यार हम लोग का तो 20% था डोमेस्टिक के अंदर। दो प्रॉब्लम हो रही है ना, एक तो डोमेस्टिक प्लेयर्स हम 20% टैक्स लेते हैं रॉयल्टी के ऊपर, मतलब किसी और फॉरेन प्लेयर से, या डोमेस्टिक को तो पीजीबीपी में डाल देते हैं, टोटल लेते हैं 30% 25%, और दूसरी तरफ तुम्हारी ये एमएनईज आती है 0% पे या 5% पे चले जाती है। तो फिर बोला यार सब्जेक्ट टू टैक्स रूल ले आओ, यानी कि क्या, इस टाइप के पेमेंट्स, कुछ कुछ पेमेंट्स इन लोगों ने बताए, रॉयल्टी इज वन ऑफ देम, बोले इस टाइप के पेमेंट्स के ऊपर या तो सोर्स कंट्री या रेसिडेंस कंट्री दोनों में से कोई भी या दोनों मिला करके कम से कम 9% टैक्स लगना चाहिए। बोला भाई कम से कम 9% टैक्स तो लगना चाहिए। आपकी जितनी भी दोस्ती हो मल्टीनेशनल के संग रखो अपनी दोस्ती, लेकिन इंटरनेशनल टैक्स का उसूल ये बोलता है कि बॉस 9% टैक्स तो कम से कम बनना चाहिए, किसी की हम नहीं सुनेंगे। और तो और बोला गया कि भैया ये जो 9% है, मानो हमने सोर्स स्टेट ने जैसे इस एग्जाम्पल में 5% ले लिया, लेकिन रेजिडेंट स्टेट ने पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया, तो बोला उस केस में जो 4% है ना, अगर इंडिया को पता चला कि आपने एग्जेम्प्ट किया ना, तो ये 4% फिर इंडिया को लेने का हक होना चाहिए, ताकि इंडिया 9% पूरा कर दे। यही चीज़ पूरा का पूरा प्रिंसिपल है सब्जेक्ट टू टैक्स रूल का, कि बॉस फ्रीबीज मत बांटो, मल्टीनेशनल्स किसी के सगे नहीं है तो हम भी उनके सगे नहीं है, फ्रीबीज मत बांटो। देखो यही बोला गया, बोला गया इट्स अ ट्रीटी बेस्ड रूल, मैंने ट्रीटी बताया था ना, इट्स अ ट्रीटी बेस्ड रूल, जो डेवलपिंग कंट्रीज को यानी कि सोर्स जुरिस्डिक्शंस को पावर देती है कि आप एडिशनल टैक्स लो 5% और 4%, वो 4% क्या एसटीटीआर है, ऑन सर्टेन इंटर कंपनी पेमेंट्स व्हेन द रेसिपिएंट्स नॉमिनल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट इन द रेसिडेंस स्टेट इज बिलो 9%, यानी कि कम से कम 9% लो। तो बोला देखो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फ़ायदा होगा, बोला कम से कम रेसिडेंस स्टेट और सोर्स स्टेट मिला करके 9% तो लो। बोला अगर नहीं होगा तो कितना पे ले लेंगे एसटीटीआर, बोला 9% माइनस नॉमिनल रेट, बोला टोटल मिला करके 8% गया, तो बोला 9% माइनस 8% करके 1% जो है वो ले लेंगे। और बोला गया ऑब्वियसली अगर सोर्स ने कुछ ले लिया होगा तो उसको तो माइनस करेंगे ही ना। बोला कौन से टाइप के पेमेंट्स कवर्ड है, बोला इंटरेस्ट, रॉयल्टीज, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, गारंटी फीस, इक्विपमेंट रेंटल सर्विसेज। तो क्या क्या बेसिकली आप देखोगे मोटा मोटी पैसिव इनकम जो है वो तो है ही, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मतलब क्या, डिविडेंड्स, तो इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड तो हमने ले ही लिया, प्लस गारंटी फी या फाइनेंस फीस भी कुछ है तो वो भी लेंगे, इक्विपमेंट रेंटल सर्विसेज है ये भी लेंगे, इक्विपमेंट रेंटल एक तरीके से आपका एफटीएस हो गया, और इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस प्रीमियम। बोला गया कि कनेक्टेड पर्सन मतलब क्या, देखो ये क्या हो रहा है, इंटर कंपनी पेमेंट्स हो रहा है उसी के ऊपर हो रहा है ना, यानी कि एक ही मल्टीनेशनल एंटरप्राइज का सब्सिडरी है। तो मैंने क्या बताया था, मेरी स्टोरी क्या थी, स्टोरी अगर याद रखोगे ना तो सब हो जाएगा। स्टोरी में मेरे क्या था कि एक मल्टीनेशनल एंटरप्राइज था, मेरी स्टोरी में देखो क्या था, ये एक मल्टीनेशनल थी जिसकी इटली में एक सब्सिडरी है और इंडिया में भी एक सब्सिडरी है, तो इधर से इधर पेटेंट दिया गया इंटर कंपनी में, और इधर से इधर रॉयल्टी दिया गया, तो दिस इज एन इंटर कंपनी पेमेंट, इसी के ऊपर लग रहा है एसटीटीआर। और तो और इंटर कंपनी पेमेंट है मतलब क्या, कॉमन ओनरशिप है, यानी कि इटली और इंडिया की कॉमन ओनरशिप है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, मानो हेडक्वार्टर यूएस में एग्जाम्पल, तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि कौन से कनेक्टेड पर्सनस के बीच में होगा, तो यानी कि क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ओनरशिप मोर देन 50% है या फिर कंट्रोल है। बोला थ्रेशोल्ड कितना है, बोला हर पेमेंट के ऊपर कर लेंगे क्या, 100 रुपये का रॉयल्टी दिया उसके ऊपर भी तुम 9% ले लोगे क्या, बोला नहीं, जो इनकम है वो कम से कम 0.25 मिलियन यूरो हो, इन केस ऑफ जीडीपी अप टू 40 बिलियन यूरो, और मोर देन 1 मिलियन हो। ये कौन सा कवर्ड इनकम, मतलब किसका जीडीपी देखना है, बोला सोर्स स्टेट का जीडीपी है ये, ठीक है। और बोला कैसे होगा, तो अगेन एमएलआई से करेंगे या फिर ट्रीटी को अमेंड कर देंगे, और ये आ चुका है, ये इन प्लेस है, ठीक है। सिंपल था एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, टोटल मिला के 9% होना चाहिए, अगर आपने नहीं लिया तो सोर्स स्टेट को राइट मिल जाएगा कि भैया एसटीटीआर के नाम पे चार्ज कर लो। एसटीटीआर का एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है, देखो क्या, कंपनी ए पेयर है, ठीक है,
पेयर है मतलब ये सोर्स स्टेट में बैठा है। ये क्या है, रेसिडेंट ऑफ कंट्री ए है, डेवलपिंग कंट्री है। तो बोला क्या रॉयल्टी के ऊपर ट्रीटी में कितना विथहोल्डिंग टैक्स है, 5% है सोर्स कंट्री में। बोला कंपनी भी रिसिपिएंट है, कंट्री बी के अंदर है, और कंट्री बी के अंदर कितना टैक्स लगा, सिर्फ 1% लगा। तो बोला गया कि टोटल जो रॉयल्टी के ऊपर टैक्स लगा वो कितना लगा, 5 और 1 6%। मिनिमम कितना होता है, 9%। तो बोला कि डिफरेंस जो है 3%, ये किसके पास चला जाएगा। बोला गया कि ये जो है आपका DTAA इन फोर्स है, बोला हाँ है ना। तो बोलता है एडिशनल टैक्स इम्पोज करो 3% का, और ये किसके पास जाएगा, राइट, सोर्स स्टेट के पास राइट जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यार फोर्थ एंड फाइनल पार्ट ऑफ दिस टॉपिक विच इज़ ग्लोब रूल्स। और इसी का मेरे को ना थोड़ा सा हाई चांसेस लगता है पूछे जाने का, प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम टैक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोब रूल्स। ठीक है, देखो ये क्या बोलता है, इसका रेवेन्यू थ्रेशोल्ड के पास में लिख लो ब्रैकेट में CBCR, यानी कि CBCR के लिए जो थ्रेशोल्ड होता है ना 750 मिलियन यूरोस का, वही यहाँ पर भी है, बस एक फ़र्क है। CBCR में हम लोग क्या करते हैं, मानो प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए अगर CBCR बनाना है तो हम लोग थ्रेशोल्ड किसका देखते हैं, प्रीवियस ईयर 23-24। 25-26 के लिए अगर CBCR बनाना है तो हम लोग थ्रेशोल्ड क्या देखते हैं, 24-25 का। लेकिन आप ग्लोब रूल्स के लिए इनस्कोप हो कि नहीं हो, उसके लिए क्या करोगे, 25-26 के लिए अगर आप इनस्कोप हो कि नहीं हो, आपको ये चेक करना है। तो लास्ट के 4 साल लेना, 1 साल, दूसरा साल, 22-23 तीसरा साल, और 21-22 ये चौथा साल। बोला इन 4 सालों में मिला करके कोई भी 2 साल, यानी कि 2 आउट ऑफ 4 ईयर्स, 2 आउट ऑफ 4 ईयर्स अगर आपने ये थ्रेशोल्ड मीट किया है तो ही आप इनस्कोप हो, वरना आप इनस्कोप नहीं हो। बोला गया कि MNE ग्रुप होना चाहिए, यानी कि कम से कम 2 कंट्रीज में प्रेजेंट है। और बोला कुछ कुछ एंटिटीज एक्सक्लूडेड है ग्लोबल मिनिमम टैक्स से, जैसे मैट से भी कुछ कुछ चीज़ें एक्सक्लूडेड होती है ना कुछ कंपनीज, तो वैसे ही GMT से भी है, जैसे गवर्नमेंटल एंटिटीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब वर्ल्ड बैंक, आपका IMF, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, पेंशन फंड्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स, इनको हटा दो। बोला क्या 750 मिलियन काउंट करने के लिए इनको करेंगे क्या। मानो मेरी एक ग्रुप है रिलायंस के अंदर, आपका एक रिलायंस फाउंडेशन भी है जो क्या करता है, मानो रिलायंस फाउंडेशन चैरिटी का काम कर रहा है। तो बोला गया यार रिलायंस फाउंडेशन के ऊपर ग्लोबल मिनिमम टैक्स नहीं लगाएंगे, यानी कि रिलायंस फाउंडेशन मानो अफ्रीका में, एग्जाम्पल लेता हूँ, अफ्रीका के अंदर और कुछ नहीं है, तो अफ्रीका के अंदर मानो इन लोगों ने 15% टैक्स नहीं भी जमा किया तो भी हम लोग इसको एक्सक्लूड कर देंगे। लेकिन इसका रिवेन्यू ना रिलायंस इन स्कोप है कि नहीं है, उसको जानने के लिए 750 मिलियन यूरो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसके लिए एक्सक्लूडेड एंटिटी का रेवेन्यू भी लेंगे। यानी कि याद रखना एक्सक्लूडेड एंटिटी मिनिमम टैक्स के लिए बाहर है, लेकिन रेवेन्यू काउंट करने के लिए इन स्कोप है। अब सुनना कैसे होता है ग्लोब रूल्स। ग्लोब रूल्स के अंदर ना मैं आप लोगों को पहले एक इलस्ट्रेशन देता हूँ, उसी से आप लोगों को समझ में आएगा, वरना ये टू हैवी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना। ठीक है, देखो यार एक मल्टीनेशनल एंटरप्राइज ग्रुप है। ठीक है, मल्टीनेशनल ग्रुप है। ये मल्टीनेशनल ग्रुप कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है बॉस, इसका अल्टीमेट पेरेंट एंटिटी है जर्मनी। ठीक है, इसका कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू कितना है 750 मिलियन यूरो से ज़्यादा है इन 2 आउट ऑफ 4 प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, ये कंडीशन इसका मीट हो रहा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अल्टीमेट पेरेंट एंटिटी दोस्त इसका कहाँ पे है, इसका अल्टीमेट पेरेंट एंटिटी है जर्मनी में। अब ये जो जर्मनी के अंदर इसका अल्टीमेट पेरेंट एंटिटी है, ये यूपीई जो है ना वहाँ पे, ये यूपीई के नीचे लेट से ये 4 कंट्रीज़ में प्रेजेंट है। कौन से 4 कंट्रीज़ में प्रेजेंट है, एक तो है इंडिया। इंडिया में ये लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, सब चीज़ें बताता हूँ। एक है ब्राज़ील, ब्राज़ील के अंदर ये लोग क्या करते हैं, ब्राज़ील के अंदर लेट से इन लोग अगेन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ही करते हैं। ठीक है, एक है इन लोग आयरलैंड में, आयरलैंड में बस इनका पेटेंट्स पड़ा हुआ है कुछ कुछ। ठीक है, आयरलैंड में सिर्फ इनका पेटेंट्स है और कुछ नहीं है, बस पेटेंट्स रजिस्टर्ड है। और लेट से एक और है इनका सिंगापुर, एंड सिंगापुर के अंदर लेट से लोग क्या करते हैं, इनका फाइनेंस सेंटर है।
ग्रुप वाइज जो भी लोन्स वोन्स रेज करना है, फाइनेंसिंग पूरा का पूरा सिंगापुर से मैनेज होता है, ठीक है। अब सुनना, ये यूपी ही क्या करती है, ये यूपी बेसिकली आपका लेट से मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। चलो मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करती है, मोबाइल फ़ोन्स की कंपनी है। तो इन लोग क्या करते हैं, इंडिया में और ब्राज़ील में मैन्युफैक्चर करते हैं। अब देखो इंडिया में ब्राज़ील में इन लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इन लोगों ने कैसा ट्रांसफर प्राइसिंग रखा है, कॉस्ट प्लस 10%। बस बोला यहाँ पे क्या रहेगा, बोला गया कॉस्ट प्लस, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ प्रॉफिट्स इंडिया में शो करना पड़ेगा ना, तो बोला कॉस्ट प्लस 10%। मानो इंडिया में मैन्युफैक्चर किया 500 करोड़ का मोबाइल्स, तो देखो हो क्या रहा है, एकदम बेस से समझाऊंगा, ठीक है। इंडिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट आएगा उसके ऊपर 10% ऐड कर देंगे, ठीक है। और 10% ऐड करके इन लोग क्या करेंगे, इन लोग लेट से भेज देंगे। चलो अब इलस्ट्रेशन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है, मज़ा आएगा। हाँ, सेकंड कंट्री पता है कौन सा है, सेकंड कंट्री है लेट से कंट्री तो चलो ब्राज़ील ही रखता हूँ, बेचारे ब्राज़ील के संग वरना धोखा हो जाएगा, ठीक है। कंट्री तो मैं रखूँगा ब्राज़ील ही, लेकिन ये जो ब्राज़ील कंट्री है इसका काम क्या है पता है, इसका काम है मार्केटिंग करना, ठीक है। तो अब देखो हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, मानो साल भर में इन लोगों ने कितना मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर किया, लेट से इन लोगों ने 2 लाख मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर किए, ठीक है। मैं ऐसे कुछ भी नंबर ले रहा हूँ, कितने में बेचा इसको, मानो इन लोगों ने इसको बेचा 10,000 करोड़ में, ठीक है। 10,000 करोड़ में कैसे बेचा तो सुनना, बोला गया कि यार 10,000 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी पड़ी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मानो पड़ी सिर्फ 2,000 करोड़। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहाँ पे इनकर हुई, सारी की सारी फैक्ट्रीज इंडिया में बैठी है, तो इंडिया में कितना खर्चा इनकर हो गया, इंडिया में खर्चा इनका इनकर हो गया 2,000 करोड़, ठीक है, 2,000 करोड़। तो बोला गया इंडिया को रेम्यूनरेशन कितना दिया गया, बस 10%, 200 करोड़, खत्म बस। इंडिया के अंदर टैक्स शो कर दिया गया, 10 इनकम शो कर दिया गया 200 करोड़ का, 200 करोड़ के ऊपर 35% कितना होता है, अच्छा इन लोगों ने तो सब्सिडरी बना दिया इंडिया के अंदर, सब्सिडरी बना दिया तो 35% भी नहीं लगेगा, क्योंकि इंडियन कंपनी है ना, ये इंडियन कंपनी के ऊपर 25% लगेगा, यानी कि इंडिया में तो इन लोगों ने बस 50 करोड़ का टैक्स पे किया, ठीक है। अब सुनना, ये सारे मैंने मोबाइल्स मैन्युफैक्चर होकर के कहाँ गए, मैन्युफैक्चर होकर के ये सारे मोबाइल्स गए आपके ब्राज़ील, ब्राज़ील के अंदर बस सेल होंगे ये, ठीक है। तो अब सुनना, ये मैन्युफैक्चर होकर के मोबाइल कहाँ गए, चलो ब्राज़ील नहीं गए, ये मोबाइल्स मैन्युफैक्चर होकर के गए सीधा आपके जर्मनी, मतलब सेल जो हुआ इंडियन जो सब्सिडरी उसने सेल किया ना मैन्युफैक्चर करके, किसी को तो सेल करेगा, डायरेक्टली कस्टमर को नहीं कर रहा, तो वो क्या करता है, वो जर्मनी को सेल करता है, कितने में करता है, कॉस्ट प्लस 10% है ना, तो वो दिखाता है कि 2,000 करोड़ का मेरा कॉस्ट लगा और 2,200 करोड़ पे मैंने सेल कर दिया, 10% अपना मार्जिन रखा और 2,200 करोड़ पे सेल कर दिया। अब जर्मनी के पास 2,200 करोड़ में ये फोन्स आ गए, और जर्मनी क्या करेगी, अब जो जर्मनी है ये जर्मनी क्या दिखाएगी कि भैया मेरे को 10,000 करोड़ में इसको बेचना है, 10,000 करोड़ में जर्मनी बेचेगी। तो जर्मनी ने पता है क्या किया, जर्मनी ने बोला कि नहीं, 10,000 करोड़ में अगर हम लोग जर्मनी में बेच देंगे, जर्मन जो हेडक्वार्टर्स है, तो लंबा प्रॉफिट आ जाएगा जर्मनी में, जर्मनी कौन सी दूध की धुली हुई है, वो भी लंबा टैक्स लेगी। तो इन लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोगों का जो असली कीमत है, हमारी जो असली कीमत है वो है कि हम लोग कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग करते हैं इन मोबाइल फ़ोन्स में, हार्डवेयर वगैरह सब इंडिया से बन के आ गया, लेकिन जो सॉफ्टवेयर वगैरह बन रहा है वो सब मानो जर्मनी में बन रहा है। तो इन लोग बोलते हैं कि वो सॉफ्टवेयर का जो टेक्नोलॉजी है ना वो आयरलैंड में, तो बदले में क्या करता है, आयरलैंड बोलता है कि आपका जितना भी सेल्स है उसका 25% मेरे को दो एज रॉयल्टी फॉर दिस पेटेंट्स। तो अब क्या है, जो जर्मनी का देखो पीएल कितना है, जर्मन पेरेंट का पीएल क्या है, उन लोगों के कॉस्ट क्या क्या हुआ है, तो उन लोगों ने 2,200 करोड़ में इंडियन सब्सिडरी से मोबाइल फोन्स परचेज किए हार्डवेयर। अब इनका सॉफ्टवेयर का भी एक कॉस्ट आएगा, मानो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट इनका 2,000 करोड़ का है, जो इन लोग जर्मनी के अपने लैबोरेटरी के अंदर वर्क कर रहे हैं। और फिर रॉयल्टी का कॉस्ट कितना आ गया, तो रॉयल्टी का कॉस्ट आ गया जितना सेल्स है उसका 25%, यानी कि 2,500 करोड़। तो इन लोगों का कितना आ गया कॉस्ट टोटल, दो दो छः, तीन छः, और 6,700 करोड़ का इनका टोटल आ गया कॉस्ट, 6,700 करोड़ का।
तो इनका प्रॉफिट जर्मनी में कितना रहा, तो 10,000 माइनस 6,700 करोड़, यानी कि इनका जर्मनी के अंदर प्रॉफिट सिर्फ रहा 3,300 करोड़। और उसमें से भी इन लोगों ने दिखा दिया कि जो ब्राज़ील ने मार्केटिंग किया, तो ब्राज़ील ने मार्केटिंग के लिए मानो बोला कि यार 5% ऑफ सेल्स का मेरे को दे दो, रिटर्न ऑन सेल्स। तो बोला कि यार 500 करोड़ तो जर्मनी में हम लोगों ने टैक्स कर दिया, तो इसमें से और 500 करोड़ हटा दो। और बोला कि सिंगापुर जो पूरे हम लोग के ग्रुप के लिए फाइनेंसिंग करता है, तो सिंगापुर को भी हम लोगों को एलोकेट करना पड़ता है, तो बोला 5% ऑफ सेल्स सिंगापुर में भी कर देंगे। तो बोला इसमें से और 500 करोड़ हटा दो, तो यानी कि इन लोगों ने इफेक्टिवली ओवरऑल प्रॉफिट दिखाया 2300 करोड़ का इन जर्मनी। इंडिया में कितना दिखाया, पूरा का पूरा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर हुआ इंडिया के अंदर सिर्फ 200 करोड़ का प्रॉफिट, और जर्मनी में दिखाया 2300 करोड़ का प्रॉफिट। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ दिखा दिया, 2,500 करोड़ कहाँ, सर आयरलैंड में, जहां सिर्फ पेटेंट पड़ा था। और 500 करोड़ इन लोगों ने दिखा दिया इधर। तो अब देखो इफेक्टिवली क्या हुआ, 2,000 करोड़ था सॉफ्टवेयर का कॉस्ट और 2,000 करोड़ था आपका हार्डवेयर का कॉस्ट, यानी कि 4,000 करोड़ था। 6,000 करोड़ का ग्रुप लेवल पे प्रॉफिट हुआ। तो आइडियली तो ये प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जाना चाहिए था इंडिया में, लेकिन इस 6,000 करोड़ में से सिर्फ 200 करोड़ ही इंडिया गया। 2,500 करोड़ चला गया आपका आयरलैंड में, 500 करोड़ चला गया ब्राज़ील में, 500 करोड़ चला गया आपका सिंगापुर में, और रिमेनिंग आपका 2,300 करोड़ चला गया इधर। तो देखो कितना हुआ, 1200 और आपका 3,700 ये रहा 6,000 करोड़ का पूरा ब्रेकअप आपको समझ में आ गया। मल्टीनेशनल्स यही करते थे, यानी कि जिन बेचारों ने सबसे ज़्यादा मेहनत की, कौन सी, इंडिया, उसको तो इन लोगों ने रिटर्न सिर्फ 200 करोड़ का ही दिखाया। ब्राज़ील जिसने अच्छी खासी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको भी सिर्फ पाती दिखा दिया रिटर्न। क्यों, क्योंकि सर इंडिया ब्राज़ील हाई टैक्स रेट कंट्रीज हैं, और आयरलैंड जहां पर कोई टैक्स ही नहीं, टैक्स हेवन है, वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिखा दिया। सिंगापुर जो अगेन टैक्स हेवन है, मतलब सिंगापुर के अंदर भी बहुत कम टैक्स है, वहां पर भी इन लोगों ने 500 करोड़, रियल लाइफ के अंदर तो ये 500 भी नहीं होगा, पता है 1,500 होगा, ताकि ये जर्मनी का प्रॉफिट और गिरा सके। तो पता ही इसी चीज के लिए आया ग्लोबल मिनिमम टैक्स, जो बोलता है कि आपका अब क्या होगा हर कंट्री में, यानी कि आपने कितने कंट्रीज में ऑपरेट किया। तो इन लोगों ने बोला सर हमने 5 कंट्रीज में ऑपरेट किया, इंडिया में, जर्मनी में, ब्राज़ील में, सिंगापुर में और आयरलैंड में। बोला हर कंट्री का आप निकालोगे ग्लोब इनकम, जैसे बुक प्रॉफिट्स निकालते हैं ना मैट के लिए, वैसे ही आप निकालोगे ग्लोब इनकम, और जितना आपने अभी प्रॉफिट दिखाया है उसको करोगे पीबीटी अपॉन ग्लोब इनकम, ठीक है, और सॉरी जितना आपने अभी टैक्स पे किया उसको करोगे टैक्स अपॉन ग्लोब इनकम। और जैसे देखो मानो जो भी है आपका, दिस शुड बी एटलीस्ट 15%, हर कंट्री में कम से कम आपको 15% तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा, इसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम टैक्स। यानी कि आपने ओवरऑल ग्रुप लेवल पर 15% टैक्स पे किया, दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको हर जुरिस्डिक्शन वेर एवर यू ऑपरेट, आपको हर जुरिस्डिक्शन में ग्लोबल इनकम निकालना पड़ेगा, उस जुरिस्डिक्शन में आपने कितना टैक्स पे किया वो निकालना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ यू विल अराइव एट 15% फॉर ईच जुरिस्डिक्शन। तो याद रखना ग्लोबल मिनिमम टैक्स के अंदर ग्रुप लेवल पर 15% नहीं चेक करते हैं, हम लोग इंडिविजुअल जुरिस्डिक्शन के लिए चेक करते हैं कि 15% है कि नहीं है, ये याद रखना पहला। तो आप देखो कैसे हो रहा है, बोला गया स्टेप्स क्या है ग्लोब के। तो बोला गया कि देखो मानो इंडिया के अंदर ग्लोब इनकम निकाली गई, ठीक है, मानो इंडिया के अंदर ग्लोब इनकम निकाली गई, कितना आया ग्लोब इनकम इंडिया के अंदर, लेट से इंडिया के अंदर आपका ग्लोब इनकम आया, मान करके चलो 2,500 करोड़, ठीक है, इंडिया के अंदर ग्लोब इनकम आया मानो 2,500 करोड़। एक सेकंड यार, तो बोला गया कि यार अगर इंडिया के अंदर आपका आया ग्लोब इनकम 2,500 करोड़, आपने इंडिया में टैक्स कितना भरा, आपने इंडिया में सिर्फ 200 करोड़ टैक्स भरा, लेस देन 10%, तो 15% से जो शॉर्टफॉल है, यानी कि 2,500 करोड़ ग्लोब इनकम का 15%, यानी कि कितना होगा, मान करके चलो ना एक बार क्विकली, क्योंकि ये आपका हो गया अराउंड 300 करोड़ एक बार के लिए, 15% मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ, अराउंड 300 करोड़। तो आपने अभी तक कितना भरा है, 200 करोड़, तो बोला 100 करोड़ का टैक्स इंडिया में और भरिए। और अब ये टैक्स आप कैसे भरोगे, तो बोला गया पहला राइट जो दिया जाएगा
वो इंडिया को ही दिया जाएगा। फर्स्ट राइट विल बी गिवन टू इंडिया इटसेल्फ। पहली राइट इंडिया को मिलेगी टैक्स करने की, इसे हम बोलते हैं QDMTT, यानी कि जिस कंट्री के अंदर टैक्स कम थी उसी डोमेस्टिक को राइट मिल जाएगा, यानी कि जो कंट्री लो टैक्स्ड है उसी को पहला राइट मिलेगा। मानो इंडिया ने QDMTT इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो बोला कि सेकंड राइट जाएगा पेरेंट को IIR में। तो पेरेंट कौन है भाई इंडिया का? जर्मन। तो जर्मनी को राइट जाएगा कि भैया इंडिया का जो शॉर्टफॉल है वो आप ले लो, आप टैक्स करो लेकिन करो टैक्स। और बोला अगर इन लोग दोनों ने भी नहीं किया तो एक UTPR है, अंडर टैक्स्ड प्रॉफिट रूल। UTPR क्या बोलता है? UTPR बोलता है कि बाकी कोई भी कंट्री, जैसे मानो सिंगापुर, अगर इंडिया भी टैक्स नहीं करती है, आप बोलोगे इंडिया क्यों नहीं टैक्स करेगी? इंडिया ने लॉ नहीं इंट्रोड्यूस किया, इंडिया के कुछ रिजर्वेशन होंगे। आप बोलोगे जर्मनी क्यों नहीं करेगी? जर्मनी ने भी नहीं इंट्रोड्यूस किया, उनके भी कोई रिजर्वेशन होंगे, ऑल्दो जर्मनी ने कर दिया। तो बोला उसके बाद जो भी आपके रिमेनिंग एंटिटीज ऑफ द ग्रुप है, जिन लोगों ने लॉ लाया है, उन लोगों को UTPR में राइट मिलेगा इस शॉर्टफॉल को लेने का और टैक्स करने का। यही पूरा का पूरा आपका ग्लोब रूल्स है। देखो मैंने एक इलस्ट्रेशन भी दिया है तो क्विकली आपको उससे समझ में आ जाएगा। देखो पहला रूल कौन सा है? पहला रूल है QDMTT, जो कि बोलता है जो लो टैक्स जुरिस्डिक्शन है सबसे पहले वो ही टॉप अप टैक्स कलेक्ट करेगा अपने डोमेस्टिक लॉ में। अगर वो नहीं कलेक्ट करता तो IIR के अंदर जाएंगे जो पेरेंट एंटिटी है, पहले UPE और फिर UPE के नीचे नीचे जो जो पेरेंट्स है टॉप डाउन मैनर में आएंगे। और बोला थर्ड प्रायोरिटी है UTPR, जो बैकस्टॉप टू IIR है कि मानो लो टैक्स जुरिस्डिक्शन ने भी नहीं किया, UPE ने भी नहीं किया, तो बाकी के जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज़ है वो लोग करेंगे। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, इससे आप समझ जाओगे, लेकिन ऑलरेडी जो मैंने कराया इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, रेपिटेशन के अवॉइड करने के लिए। बोला आपका ETR कैसे निकलेगा? इफेक्टिव टैक्स रेट हर जुरिस्डिक्शन वाइज निकालना है। तो बोला एडजस्टेड कवर्ड टैक्सेस, जो कि नथिंग बट इनकम टैक्स है, उसके अंदर कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स है वो आपके पढ़ने नहीं है। नेट ग्लोब इनकम भी कैसे निकलता है वो आपको पढ़ना नहीं है, आपको अगर आएगा भी प्रैक्टिकल तो ये सारी चीज़ें देखे रहेंगी। बोला ये हर जुरिस्डिक्शन के लिए निकालना। फिर नेट ग्लोब इनकम कैसे होता है? तो बोला कि जो भी ग्लोब इनकम सारे, एक मानो इंडिया के अंदर 3 सब्सिडरी है तो तीनों का जोड़ के देखना टोटल इनकम कितना है, अगर किसी में लॉस है तो उसको माइनस करना। और बोला कि फिर आप क्या करोगे? एडजस्टेड कवर टैक्स अपॉन नेट ग्लोब इनकम करोगे, तो आपका जो भी आएगा वो 15% से कंपेयर करना, और उसको 15% से जब कंपेयर करके जो शॉर्टफॉल आएगा ना, उस शॉर्टफॉल को अप्लाई करना ग्लोब इनकम से, उतना टैक्स जो है आपका एडिशनल कलेक्ट होना चाहिए। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे दिया है, 3 कंट्री है, ठीक है। तो अब क्या है, सॉरी कंट्री ए की है, कंट्री बी। देखो इसके अंदर 2 कंपनीज है, तो दोनों कंपनीज के ग्लोब इनकम को जोड़ना, दोनों कंपनीज के एडजस्टेड कवर्ड टैक्स को जोड़ना। अब आपका टोटल ETR निकल गया जुरिस्डिक्शन के लिए। तो अब देखो ETR कितना निकला? 13.33%। तो बोला 15% मिनिमम होना चाहिए, आपका कितना है? 13.33%। तो टॉपअप टैक्स कितना आया? दिस माइनस दिस 1.66%। बोला नेट ग्लोब इनकम कितना है? अब ये जो आपका आ गया टॉपअप टैक्स कितना का? 1.67% का आपका टॉपअप टैक्स परसेंटेज आ गया। वाई? बिकॉज इन दिस एग्जाम्पल the ETR for jurisdiction B is 13.33%. So 1.67% becomes your top up tax percentage. Now your globe income is how much? Your globe income is again aggregate of all the constituent entities which are present in that jurisdiction, which is 15 million. Your सब्सटेंस बेस्ड इनकम एक्सक्लूजन, ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो भी आपका टॉपअप टैक्स परसेंटेज आएगा, जिसको ना टुट परसेंट भी बोलते हैं, TUT, ठीक है, टुट परसेंट, इसको बोलते हैं कि भाई इसको, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि इसको आप ग्लोब इनकम से मल्टीप्लाई कर दो, कि जितना शॉर्टफॉल रहा टैक्स के अंदर उसको हम लोग क्या करेंगे? ग्लोब इनकम से मल्टीप्लाई करके शॉर्टफॉल को कलेक्ट कर लेंगे, आइदर थ्रू QDMTT और थ्रू IIR और थ्रू UTPR। बट ऐसा नहीं है, देखो ऐसा इसलिए नहीं है ना, बोला गया कि नहीं, इस पूरे के पूरे टॉपअप टैक्स परसेंटेज को ग्लोब इनकम से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट समझना, एक कॉन्सेप्ट आया सब्सटेंस बेस्ड इनकम एक्सक्लूजन का, SBIE। ये क्या बोलता समझना, बोला एक मल्टीनेशनल एंटरप्राइज, जैसे अपने एग्जाम्पल में जो था, जर्मनी में हेडक्वार्टर्ड है, अभी ये इंडिया में भी है, ये ब्राज़ील में भी है, ये सिंगापुर में भी है, ये आयरलैंड में भी है, ठीक है।
बोला कि आप जैसे इंडिया में इसने जाकर के मैन्युफैक्चरिंग पूरा का पूरा सेटअप किया किया तो बोला इंडिया में जाकर के जब इसने पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया तो बिकॉज ऑफ दिस मल्टीनेशनल एंटरप्राइज इंडिया एज अ कंट्री गेन्ड टू बेनिफिट्स। बेनिफिट नंबर वन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ इंडिया में, इंडिया को अच्छे एडवांस्ड मशीनरी मिले, इंडिया के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। और दूसरा चीज़ है इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ। तो बोला कि यार टैक्स भरते समय तो आपने बराबर देख लिया कि यार 15% नहीं पहुंचा, 15% से कम ज़्यादा होना चाहिए था, तो आपका कितना रहा, आपका 12% रहा, तो चलो 3% दो। बोला टैक्स के टाइम पे आपने बराबर 3% शॉर्टफॉल बोल दिया, लेकिन 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 आपने इन बेनिफिट्स को तो अकाउंट नहीं किया। ये कौन बोल रहा है, ये मल्टीनेशनल बोल रहा है कि बेनिफिट्स को तो आपने अकाउंट नहीं किया। तो बोला इन बेनिफिट्स को अकाउंट कैसे करेंगे। तो बोला गया कि पूरे के पूरे ग्लोब इनकम के ऊपर मेरा शॉर्टफॉल मत लगाइए 3% का या 1.67% जो भी है। बोला ग्लोब इनकम मैंने इतना कमाया, लेकिन बदले में जो मैंने जनरेट करके दिया दो चीज़ें, कौन सी दो चीज़ें, एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट और दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दिया। तो बोला इसके ऊपर ना मेरे को बेनिफिट चाहिए। तो बोला इसके ऊपर बेनिफिट कैसे होगा, तो ओईसीडी ने इसको भी क्वांटिफाई किया। बोला आपने जितना भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया उसका 5% हर साल आपको बेनिफिट मिलेगा अपने इनकम से सेट ऑफ करने का, और जितना भी आपने पेरोल का कॉस्ट किया उसका भी 5% आपको मिलेगा। इन दोनों को प्लस कर दो, यही है आपका सब्सटेंस बेस्ड इनकम एक्सक्लूजन। बोला इसको मेरे को माइनस करने दो सब्सटेंस बेस्ड इनकम एक्सक्लूजन को। अब जो आया इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस प्रॉफिट्स, और इस एक्सेस प्रॉफिट्स के ऊपर टॉपअप टैक्स परसेंटेज निकाल करके हम लोगों का जुरिस्डिक्शनल टॉपअप टैक्स आ जाएगा। तो मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को ग्लोब रूल्स बताया, सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसके अंदर ना ग्लोब रूल्स के अंदर एक सेफ हार्बर भी होता है। सेफ हार्बर क्या होता है, मैं आपको जस्ट एक फाइनल कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, एंड देन हम लोगों का ग्लोब रूल्स जो है पूरा का पूरा एंड टू एंड कंप्लीट हो जाएगा। देखो सेफ हार्बर क्या बोलता है ना, कि अगर आपका बोला गया कि किसी भी कंट्री को, इतने बड़े लॉ को हम लोग लेकर के आ रहे हैं ग्लोबल मिनिमम टैक्स, तो ये जो कंपनीज है इनको थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। तो बोला गया कि जो पहले 3 साल रहेंगे ना, जब से भी रिस्पेक्टिव कंट्रीज लेकर के आएंगी, प्रिसाइसली प्रीवियस ईयर 25-26, 24-25 एंड 26-27, ठीक है। बोला गया इन 3 सालों में पता है क्या होगा, बोला हम लोग एक सेफ हार्बर ला देते हैं कि अगर आपका ये सेफ हार्बर मीट हो गया तो आपको ग्लोबल मिनिमम टैक्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और बोला इस सेफ हार्बर के अंदर ना 3 टेस्ट होंगे, तो आपके जितने भी जुरिस्डिक्शंस हैं आप सब जुरिस्डिक्शन के अंदर ये तीनों टेस्ट को जो है टेस्ट करो। और अगर कोई भी एक टेस्ट, यानी कि क्या, एनी वन टेस्ट भी अगर आपका मीट हो जाता है, कोई भी एक टेस्ट अगर आपका पास हो जाता है कोई भी जुरिस्डिक्शन, तो उस जुरिस्डिक्शन के ऊपर आपको जीएमटी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स। बोला क्या, देखो सबसे पहला क्या, बोला सबसे पहला है डी मिनिमिस टेस्ट। डी मिनिमिस मतलब क्या, किसी जुरिस्डिक्शन का साइज ही इतना छोटा है कि छोड़ो ना उसके अंदर मिनिमम टैक्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या बोला कि रेवेन्यू जो है वो लेस देन 10 मिलियन यूरो हो, और प्रॉफिट जो है अगर वो लेस देन 1 मिलियन यूरो हो, तो हम लोग उस जुरिस्डिक्शन को हटा देंगे कि छोड़ो ना टैक्स बनेगा भी तो कितना बन जाएगा, साइज ही इतना छोटा है। एंड ये ठीक है, दोनों है। दूसरा क्या, दूसरा सिंप्लीफाइड ईटीआर टेस्ट, यानी कि बोला इतना ग्लोब इनकम निकालो, इतना एडजस्टेड कवर टैक्स निकालो, बोलो वो सब नहीं, बोला एकदम सिंपल एक दो एडजस्टमेंट्स खाली दिए। प्लस सिंप्लीफाइड ईटीआर के अंदर ही अगर आपका 15% मीट हो गया तो फिर हम लोग उतना कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे पहले 3 साल सिर्फ, ताकि आपको क्या टाइम मिल जाए इस रूल के लिए प्रिपेयर करने का। और तीसरा पता है क्या बोलता है, तीसरा आपका बोलता है सब्सटेंस टेस्ट। सब्सटेंस टेस्ट क्या बोलता है, सब्सटेंस टेस्ट आपका ये बोलता है, जिसको हम लोग अलग से बोलते हैं रूटीन प्रॉफिट्स टेस्ट। रूटीन प्रॉफिट्स टेस्ट आपका ये बोलता है कि अगर किसी भी जुरिस्डिक्शन के अंदर जो प्रॉफिट है वो आपका सब्सटेंस बेस्ड कार्व आउट से कम है, क्योंकि समझो ना ग्लोब किस पे लगाएंगे, एक्सेस प्रॉफिट्स पे। एक्सेस प्रॉफिट्स मतलब क्या, प्रॉफिट माइनस सब्सटेंस बेस्ड इनकम एक्सक्लूजन। एक्चुअली प्रॉफिट नहीं होता है, एक्चुअली ग्लोब इनकम होता है, लेकिन ग्लोब इनकम का एक प्रॉक्सी ले लिया गया। बोला गया कि एक बार प्रॉफिट को ही ले लो, बोला अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो क्या हम लोग लगाएंगे नहीं। मतलब अगर आपका प्रॉफिट कम है सब्सटेंस बेस से, तो क्या है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
एक प्रॉक्सी ले लिया गया ग्लोब इनकम का कि बोला यार अगर कर भी लिया इनका ग्लोब इनकम निकाल करके शॉर्टफॉल निकाल भी लिया तो भी कुछ होगा नहीं। तो बोला गया अगर इन तीन में से कोई भी कंडीशन मीट हो जाती है एनी वन, तो आपके ऊपर क्या है, आपके ऊपर ग्लोबल मिनिमम टैक्स उस जुरिस्डिक्शन में लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये एवरी जुरिस्डिक्शन के लिए आपको टेस्ट करना है, हर जुरिस्डिक्शन के लिए ये तीनों टेस्ट आपको देखने हैं। कोई भी एक टेस्ट किसी भी जुरिस्डिक्शन के लिए हो गया, मानो आप प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए देख रहे हो कि मेरे को ग्लोबल मिनिमम टैक्स अप्लाई करना है कि नहीं करना है, तो बोला इंडिया के लिए आओ, तो इंडिया के लिए तीनों को टेस्ट करो, कोई भी एक मीट हो गया, इंडिया को इस साल ग्लोबल मिनिमम टैक्स के अंदर कोई कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं। ब्राज़ील के लिए तीनों टेस्ट करो, कोई भी एक मीट हो गया, हटाओ, ऐसे कर करके। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला टेस्ट स्टेप होगा सेफ हार्बर के तीन टेस्ट करना। अगर इनमें से कोई भी जुरिस्डिक्शन सेफ हार्बर नहीं पाता है तब जाकर के आप क्या करोगे, डिटेल्ड कंप्यूटेशन करोगे। जो डिटेल्ड कंप्यूटेशन में क्या है, आप एडजस्टेड कवर्ड टैक्स निकालोगे, आप ग्लोब इनकम निकालोगे, आप ईटीआर निकालोगे, आप सब्सटेंस बेस्ड इनकम एक्सक्लूजन निकालोगे, फिर आप ईटीआर का शॉर्टफॉल निकालोगे 15% से और उसको एक्सेस प्रॉफिट यानी कि ग्लोब इनकम माइनस सब्सटेंस बेस्ड इनकम एक्सक्लूजन से मल्टीप्लाई करके टॉपअप टैक्स निकालोगे। और वो टॉपअप टैक्स को कौन कलेक्ट करेगा, सबसे पहला राइट जाएगा लो टैक्स जुरिस्डिक्शन का खुद का अंडर QDMTT। अगर वो नहीं कलेक्ट करता है तब जाएगा अल्टीमेट पेरेंट का, एंड टॉप डाउन अप्रोच के अंदर रिमेनिंग पेरेंट्स को जाएगा अंडर IIR। और अगर इन लोग दोनों नहीं करते तब फिर जाएगा रिमेनिंग ग्रुप एंटिटीज को अंडर UTPR। तो यही है पूरा का पूरा नेट सम एंड सब्सटेंस ऑफ द ग्लोब रूल्स। पूरा का पूरा हम लोगों ने ये वाला टॉपिक भी खत्म कर लिया, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन इंटरनेशनल टैक्स। आई होप आप लोगों को पूरा चीज़ समझ में आ गया हो। एक बार फिर से इस पूरे के पूरे वीडियो को देख लेना, अगर कहीं पर भी कोई भी पार्ट है जहाँ पे आपको लॉजिक की कमी लग रही है तो मैंने हर चीज़ को लॉजिकली एक्सप्लेन किया। डेफिनेटली इससे आपको पता है क्या हेल्प होगा, जब आप इन चारों टॉपिक्स को करने बैठोगे ना, बेप्स, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, टैक्स ट्रीटीज एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, लॉजिक पता रहेगा ना यार तो थ्योरी ना इजीली हैंडल हो जाती है। और यही अगर आपको लॉजिक नहीं पता है ना तो वो थ्योरी बहुत हैवी हो जाएगी। विद दिस चलो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के संग।